अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं सब लोगों के। आवाज़ तो मेरी आ रही होगी, आई होप सो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है, चेक कर लिए। हम 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर शुरू करने वाले हैं क्लास को। इससे पहले जितने लोग आ चुके हैं, 28 लोग यहाँ पे ऑनलाइन हैं, आप लोग फटाफट से अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं ताकि आपकी अटेंडेंस लग जाए। फिर अब हम लोग एडसेंस पे क्या मतलब? हानि हानि के नाम से यूजर नेम है। आप एडसेंस पे क्यों गए? क्या आपने रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है ब्लॉगिंग की? 24 और जो जो रिक्वायरमेंट्स थी, इससे क्या हो रहा है? ये क्या क्वेश्चन लिखे ज़रा दोबारा से लिखें। हानि हानि के नाम से यूजर नेम है। हम लोग यहाँ डॉक्यूमेंट्स को बंद कर देते हैं। ये जिसका भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, कोई मुझे बता सकता है कि हम अपने ब्लॉग के नाम चेंज करना है किसी और यूजर में या नहीं? क्या मतलब? ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। नेम को चेंज करना है वो तो हम लोग कर सकते हैं, यूआरएल को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये क्या? सेटिंग में जाए, वहाँ पे ऑप्शन है अपने ब्लॉग के नाम को चेंज करने की, और दूसरा अगर आपने यूआरएल को चेंज करना है तो अपने ब्लॉगर के ऊपर लॉगिन हो जाए, लेफ्ट साइड के ऊपर सेटिंग की ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करें और वहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसे तो पे गई तो उन्होंने पूछा कि मैंने अपना ब्लॉग का नाम किसी और यूआरएल में चेंज हूँ या इसी ब्लॉग पे, और ये क्या चीज़ें समझ नहीं आ रही। एडसेंस में आप क्यों गई हैं? अभी अभी एडसेंस में नहीं जाना है जब तक आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी ना हो जाए, क्योंकि एक दफ़ा अगर आपका ब्लॉग ब्लैक लिस्ट में चला गया तो गूगल जो है वो शायद दोबारा आपके ब्लॉग को देखे भी ना। तो इस पर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन उतारने की क्या लिखने की कोशिश की है, हम समझने से कासिर हैं। ठीक है। अच्छा, जब लोग क्लास शुरू कर रहे हैं, कल हम लोगों ने मेटा टैग्स पढ़े थे ऑन पेज एसईओ के, यानी कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल। एक बार फिर से बता देता हूँ कि मेटा टैग्स क्या होते हैं, इसकी शक्ल दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखें? फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कोई कीवर्ड,
हम लोगों ने कल मेटा टैग्स पढ़े थे ऑन पेज एसईओ के बारे में कि ऑन पेज एसईओ में मेटा टैग्स क्या होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपने जब उसको क्रिएट करना है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अभी हम लोग ब्लॉगर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। जब हम लोग वर्डप्रेस पे जाएंगे तो हम लोग इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। मेटा टैग्स क्या चीज़ होती है, ये वाली इंफॉर्मेशन, टाइटल, यूआरएल और जो ये वाली डिस्क्रिप्शन आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेटा टैग। और हम लोगों ने कल पढ़ा था कि मेटा टैग्स क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन तीनों चीज़ों के अंदर अपने कीवर्ड्स को ऐड नहीं किया तो गूगल के जो सर्च इंजन के जो रिपोर्ट्स हैं उनको नहीं पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने मेटा टैग्स पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कंटेंट। कंटेंट इज किंग, कि आप जो अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट लिख रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी खसूसियत होनी चाहिए, कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, और कंटेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, साथ में मैंने नोट्स भी ओपन कर लिए हैं ताकि कोई चीज़ मिस हो जाए तो वहाँ से देख ली जाए। आप में से किसने कभी पहले टर्म सुना, कंटेंट इज किंग? स्पेशली अगर आप में से किसने कोई एसईओ से रिलेटेड कभी कोई इन्फॉर्मेशन सुनी हो तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे कंटेंट इन किंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है। कंटेंट इन किंग से मुराद ये है कि आप जब ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं या अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं, आप जितने मर्जी रूल्स फॉलो कर लें, हर चीज़ कर लें, लेकिन अगर आपके कंटेंट की वैल्यू ही नहीं होगी, यानी कि वो यूज़र को कोई वैल्यू ही नहीं देगा, यानी कि अगर यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई आर्टिकल पढ़ने आया है और उससे उससे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक नहीं होगी। ठीक है, इस टर्म का हम ये वाला मतलब निकाल सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या चीज़ है, कंटेंट है। और इससे कंटेंट से हरगिज़ मुराद ये नहीं है कि अगर आपका कंटेंट यूनिक है तो वो किंग है, या अगर आपने अपने कंटेंट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई किस्म की इंग्लिश लिखी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कंटेंट किंग है। कंटेंट किंग कब होगा, कंटेंट किंग कब जब होगा जब आपकी वेबसाइट के ऊपर आने वाला यूज़र को आपके कंटेंट से कोई फ़ायदा हो। ठीक है, तो अच्छा, आज काफ़ी सारे कम लोग आए हैं, 50 लोग आए हैं, बाकी लोग कहाँ पे हैं? आप लोगों की आज अटेंडेंस चेक करता हूँ, देखता हूँ कि बाकी लोग कहाँ पे हैं, क्या हमने किसी को निकालना तो नहीं है। अच्छा, और आप में जितने लोग आ गए वो क्या करें, अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर लें। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन किया हुआ है हानि हानि ने, वैसे तो मैंने इसका जवाब दे दिया है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आ रही है, आपने लेक्चर के दरमियान में पूछ लेना है या आपने पूछ लेना है ताकि पता चल जाए कि आपका क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं और हाँ तो शुरू करते हैं। ठीक है, कंटेंट की से मुराद क्या है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो भी कंटेंट डाल रहे हैं वो वैल्यूएबल होना चाहिए। वैल्यू के तो स्पेलिंग ठीक है, मैं सोच रहा हूँ नोट भी खोल लेते हैं साथ साथ। ठीक है, ठीक है, कंटेंट जो है वो वैल्यू एडिड कंटेंट होना चाहिए। वैल्यू एडिड से क्या मुराद है, वैल्यू एडिड से मुराद ये है कि एक शख्स अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई स्पेसिफिक चीज़ सर्च करने आया है तो उसे वो चीज़ वहाँ पर मिलनी चाहिए। अगर वहाँ पर उसे वो चीज़ नहीं मिली तो वो कंटेंट जो है यूज़र के नॉलेज के अंदर कोई वैल्यू वगैरह ऐड नहीं कर रहा है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल लास्ट वीक ऑनलाइन से सेकंड, ठीक है, वो खालिद मंसूर, इसकी वजह ये भी है कि हम लोग स्टूडेंट्स को यहाँ पे निकालते जा रहे हैं और शायद जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको शायद टाइमिंग का पता नहीं है या फिर उन्हें पता नहीं है कैसे लेक्चर अटेंड करना है, शायद वो वाला इशू हो सकता है। एनीवेज हम लोग बैक टू लेक्चर आते हैं। वैल्यू एडिड कंटेंट से मुराद ये है कि आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो कि आपके यूजर को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, मैंने कहा आप लोगों ने भी काफी दफा नोट किया होगा कि कुछ लोग जो है चीटिंग कर रहे होते हैं। चीटिंग क्या कर रहे होते हैं, वो चीटिंग ये कर रहे होते हैं कि वो अपने मेटा टैग्स के अंदर तो कीवर्ड्स वगैरह डाल देते हैं। ठीक है, यानी कि मेटा टैग्स के अंदर जो हम लोगों ने कल पढ़े थे उसके अंदर वो कीवर्ड डाल देते हैं, लेकिन हम लोग कंटेंट उनका रीड करने जाते हैं, यानी कि उनकी वेबसाइट जब रैंक हो जाती है और जब आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो there is no required information available। ठीक है, ये या बल्कि शायद अगर आप में से कभी आपने नोट किया हो, आप गूगल के ऊपर कुछ सर्च कर रहे हो
और आपको आपने सर्च करते उस वेबसाइट पे गए हैं, तो आप जो चीज़ सर्च करते हुए उस वेबसाइट पे गए हैं, आपको आमतौर पे वो चीज़ वहाँ पर नहीं मिलती। ऐसा शायद आपने देखा हो, लेकिन खैर ये पहले की बात है, तकरीबन आज से 3-4 साल पहले की बात है। अब तो गूगल बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गया है, यानी कि अगर आपने मेटा टैग्स के अंदर कीवर्ड्स वगैरह ऐड कर दिए हैं सिर्फ गूगल के रिपोर्ट्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और जब बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आया और वहाँ पे उसे वो वाला कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो गूगल अब क्या करता है, गूगल अपनी ऐसी वेबसाइट्स को पेनलाइज कर देता है। पेनलाइज से मुराद ये है कि वो पीनलाइज जो भी वर्ड होते हैं, वो इससे मुराद ये है कि गूगल अपने सर्च रिजल्ट से उसको रिमूव कर देते हैं वेबसाइट को। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आप जिस चीज़ से रिलेटेड आपके मेटा टैग्स हैं, आपने उसी से रिलेटेड जो है वो कंटेंट जनरेट करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो आपकी वेबसाइट जो है गूगल सर्च इंजन से रिमूव कर देगा। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ होनी चाहिए, एक तो आपको कंटेंट वैल्यूएबल होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, कंटेंट जो है इंगेजिंग होना चाहिए। ठीक है, इंगेजिंग के बारे में हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं, जब से हम लोगों ने ब्लॉगिंग शुरू किया। इंगेजिंग से मुराद ये है कि एक बंदा जब आपके कंटेंट को रीड करना शुरू करे, तो उसे ऐसा ना लगे कि वो किसी बुक का पेज पढ़ रहा है या किसी न्यूज़पेपर के अंदर वो न्यूज़ पढ़ रहा है, बल्कि उसे ऐसा लगना चाहिए कि आप अपने कंटेंट के अंदर स्पेशली उस बंदे से मुखातिब हैं। ठीक है, एंगेजिंग से समझ आ रही है क्या मुराद है। और हम लोगों ने जब ब्लॉगिंग की पहली क्लास ली थी, उसके अंदर भी मेन डिफरेंस यही बताया था कि ब्लॉगिंग के अंदर आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल होके अपना कंटेंट लिख रहे होते हैं, जैसे आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं। ठीक है, आप आमतौर पे कौन कौन से वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, हम आई का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, यू का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, या यूअर यूज़ कर रहे होते हैं, या मैक्सिमम वी यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप में से कोई बंदा ब्लॉग वगैरह को फॉलो कर रहा है, या फिर अगर स्पेशली अगर कोई मूवीज़ के रिव्यूज़ वगैरह पढ़ता है ऑनलाइन, या गेम्स के रिव्यूज़ पढ़ता है, या रेस्टोरेंट्स के रिव्यूज़ पढ़ता है, तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा फॉर्मल होकर बात कर रहे होते हैं। वो ऐसे लिख रहे होते हैं अपने कंटेंट को जैसे कि वाकई में उन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। ठीक है, तो मैं आपको आपके साथ फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल भी शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई मूवी का नाम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल सुपरमैन मूवी का आप रिव्यू लिख रहे हैं। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं, आप इस तरह से लिखते हैं, सुपर द मूवी वाज, आप इस तरह से फॉर एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, द मूवी वाज वेरी एंटरटेनिंग। एक तो ये जो है फॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग ठीक है, ये वाली लाइन जो है वो इंगेजिंग नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको इंगेजिंग करना है, यानी कि अगर बंदे को उसको रीड करते हुए मजा आए, तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह से कह सकते हैं, द मूवी वाज वेरी एंटरटेनिंग, क्या कह सकते हैं, आई हैव वॉच्ड द मूवी एंड इट वाज एंटरटेनिंग फॉर मी। ठीक है, इसके अंदर आपने कौन कौन से वर्ड यूज कर दिए हैं, आपने आई का वर्ड यूज कर दिया है, और आपने इस तरह से शो किया है जैसे वाकई में आपने इस मूवी को देखा है। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें, तो इसमें आप पता नहीं चल रहा है कि क्या आपने इस मूवी को देखा भी है, बस आप कहीं से पढ़ के यहाँ पर लिख रहे हैं कि मूवी वॉज एंटरटेनिंग। ठीक है, समझ आइए थोड़ा सा इंगेजिंग का अगर मैं डिफरेंस बताना चाहूँ कि क्या चीज़ है। यह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली एग्जांपल समझ आ गई है, इंगेजिंग कंटेंट को किस तरह से करना है, यानी कि आपने इस तरह से कंटेंट को लिखना है जैसे आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। या आप ये भी कह सकते हैं फॉर एग्जांपल, आप ये भी कह सकते हैं, आईफोन हैज द बेस्ट कैमरा टिल नाउ। ठीक है, अगर आप आईफोन के ऊपर लिख रहे हैं, आप दूसरा कह सकते हैं, आई कैप्चर्ड सम पिक्चर्स फ्रॉम माय लेटेस्ट आईफोन एंड इट हैज really amazing high quality and it captured very high quality photos। ठीक है, अगेन से मैंने आपको एक आईफोन का बताया है। ऊपर अगर आप चाहें तो बहुत सिंपल सी, आईफोन हैज बेस्ट कैमरा। दूसरी नीचे आपने इस तरह से प्रिटेंड किया है कि आपने इस चीज़ को ट्राई किया है। अब आप खुद से देख लें, अगर कोई बंदा एक आर्टिकल पढ़ने आया, इसको पढ़ने आया, तो डेफिनेटली वो इसको ज़्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि उसके अंदर आप अपना ऐसा लग रहा है जैसे आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ठीक है, शायद मैंने आपको पहले ही बताया था कि लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है दूसरों के लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस वगैरह को रीड करने के लिए। अब अगर
एक बंदे ने आईफोन परचेज करना है तो डेफिनेटली वो सेकंड वाले की ऑप्शन को ज़्यादा प्रेफर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको लग रहा है कि इस बंदे ने शायद इस चीज़ को वाकई में यूज़ किया। ठीक है, जबकि ये क्या है, ये फॉर्मल सी वर्डिंग है। ये चीज़ें आपको इवन ये वाली चीज़ तो शायद आईफोन के डब्बे के ऊपर भी लिखी होगी, क्योंकि पास जो है वो सबसे बेहतरीन कैमरा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, पास में रह के से मुराद ये है कि ताकि बंदे अगले बंदे को लगे कि आप इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ठीक है, ये 2 नंबरी नहीं होगी। डेफ़िनेटली आपने ब्लॉग ऐसी चीज़ों के ऊपर बनाना है जो कि आप जिसके लिए आप एक्सपीरियंस्ड हैं। या एक और चीज़ हम लोग कर लेते हैं, बट मोबाइल से एक मोबाइल उठा के दिखाता हूँ। जैसे किसी ने यहाँ लिखा था कि मोबाइल प्राइसेस के ऊपर कंटेंट लिख रहा है, तो मैं आपके साथ एक और एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ, एक और चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से एक मोबाइल उठाते हैं और उसका बताता हूँ आप किस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि इस वेबसाइट के ऊपर इन्होंने भी शुरू के अंदर क्या डाला हुआ है, 300 वर्ड से भी ज़्यादा का कंटेंट डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है? ये सर्च इंजन के लिए डाला हुआ है, ताकि सर्च इंजन को पता हो कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। अगर आप इसको पैराग्राफ में लिख लेंगे तो यही चीज़ क्या बन जाएगी, इंगेजिंग कंटेंट बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक हेडिंग बना लें डिस्प्ले के बारे में, उसके अंदर ये सारा कुछ जो है वो पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो आप अपने कंटेंट को इंगेजिंग कर सकते हैं। दूसरी क्या चीज़ है, तीसरी चीज़ ये है कि आपका कंटेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग से मुराद ये है कि एक बंदा जब आपकी वेबसाइट पे कुछ सर्च करता हुआ है, डेफिनेटली उसको वो चीज़ नहीं मिल रही थी तो उसने गूगल किया ना। क्या ख्याल है, आप ऐसी रैंडम चीज़ों को गूगल करने लग जाते हैं। आपको जब कोई चीज़ क्या कहते हैं, किसी वेबसाइट के ऊपर नहीं मिलती है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती है, आप जब भी गूगल को यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप गूगल सर्च इंजन को यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कोई मूवी नहीं मिल रही है आपको डाउनलोड करने के लिए, या आपको ये नहीं पता चल रहा कि गूगल कीवर्ड प्लानर किस तरह से यूज़ करना है, या आपको ये नहीं पता चल रहा कि फाइवर के ऊपर ऑर्डर को किस तरह से मैनेज करना है। आप जब भी जाकर क्या करते हैं, गूगल के सर्च इंजन को यूज़ करते हैं। आप लोग रैंडमली क्या कहते हैं, गूगल के ऊपर जो क्यूरीज वगैरह नहीं लिख रहे होते। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कंटेंट है, आप जो भी आर्टिकल लिख रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। एक बंदा जो कीवर्ड सर्च करते हुए आया है उसको उससे रिलेटेड आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या लिखा है, क्या जब आज सब क्लियर पिक्चर नजर आ रही है। शुमाइल क्या नाम है, शम्मा अंसारी। आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लें। वहाँ पे जहाँ पे वीडियो प्ले हो रही है वहाँ पे सेटिंग का बटन बना होगा, वहाँ से वीडियो की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। एनीवेज हम लोग वापस आते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, आपने ऐसा कंटेंट बनाना है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, गूगल को कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या मुराद है? यानी कि 2 वेबसाइट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्राइंग के ज़रिए आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि गूगल को किस तरह से पता चलता है कि प्रॉब्लम सॉल्व, कि आपने जो कंटेंट लिखा हुआ है कि क्या वो वाक़ई में प्रॉब्लम सॉल्विंग है या नहीं है। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ करके। थोड़ा-सा आपसे कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 वेबसाइट हैं, एक वेबसाइट ये है और एक वेबसाइट ये है। ठीक है, हमारे पास गूगल के ऊपर क्या गए हैं, आप गूगल के ऊपर गए हैं और आपको यहाँ पर 2 वेबसाइट्स नज़र आएँगे। ठीक है, वेबसाइट नंबर 1 फॉर एग्जांपल। ठीक है, वेबसाइट नंबर 1 ये है, और उसके बाद दूसरी क्या है, वेबसाइट नंबर 2। आप गूगल के ऊपर गए हैं, आपने कोई क्वेश्चन सर्च किया है, कोई चीज़ सर्च की है, उसके बाद क्या है, आपको 2 मुख्तलिफ वेबसाइट नज़र आई हैं। ठीक है, और दोनों के ऊपर क्या कंटेंट लिखा हुआ है, दोनों के ऊपर फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसने लिखा है, हाउ टू ट्रेन योर डॉग। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हुए गए हैं और आपको वहाँ पर 2 वेबसाइट्स नज़र आई हैं। ठीक है, अब गूगल को किस तरह से पता चलेगा कि आप इन दोनों में से कौन सी वेबसाइट है जिसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट मिल रहा है? ज़रा मुझे ये बताएं, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके बताएं कि गूगल को कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सी वेबसाइट है जिसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट चल रहा है।
गूगल को कैसे पता चलेगा? गूगल अंदाजा लगाएगा फॉर एग्जांपल कि एक बंदे ने इस वेबसाइट को विजिट भी किया और इस वेबसाइट को भी विजिट किया है, तो ठीक है, गूगल ने देखा है कि एक बंदा इस वेबसाइट के ऊपर फॉर एग्जांपल उसने इस वेबसाइट के ऊपर 10 सेकंड गुजारे और इस दूसरी वेबसाइट के ऊपर फॉर एग्जांपल 3 मिनट गुजारे। तो क्या ख्याल है, इससे गूगल को आइडिया नहीं हो जाएगा कि इन दोनों में से कौन सी वेबसाइट ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है? कैसे अंदाजा हो सकता है गूगल को? जरा ये बताएं। हाँ जी, जरा ये बताएं कि क्या गूगल पे किस तरह से, ठीक है, जब गूगल, आपको ये बता दूं, आप लोगों को शायद पता हो कि आप जब जब आप लोगों को शायद पता हो कि आप लोग जब इंटरनेट के ऊपर अपने मोबाइल डिवाइस के ऊपर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं या आप किसी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं, तो आप लोगों ने शायद एक वर्ड पढ़ा हो कुकीज़ के नाम से, ठीक है? कुकीज़ के ज़रिए क्या करता है गूगल? कुकीज़ के ज़रिए गूगल अंदाज़ा लगाता है कि एक बंदा अपने इंटरनेट के ऊपर क्या-क्या काम कर रहा है। कभी आप लोगों ने नोट किया कुकीज़ का वर्ड, स्पेशली अगर आप मोबाइल के ऊपर से गूगल की किसी वेबसाइट के थ्रू किसी और वेबसाइट पे जाएं, तो आपको एक मैसेज आता है कि आप इस वेबसाइट की कुकीज़ एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है, ठीक है? गूगल क्या करता है, कुकीज़ के ज़रिए, ये गूगल का एक सिस्टम है, उसके ज़रिए गूगल अंदाज़ा लगाता है कि आप इन दोनों में से आपने किस वेबसाइट के ऊपर कितना ज़्यादा टाइम गुजारा, ठीक है? तो आप जिस वेबसाइट के ऊपर जितना ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, तो गूगल को उससे क्या पता चलता है? गूगल को उससे पता चलता है कि इस वेबसाइट के ऊपर उतना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट पड़ा हुआ है, कंटेंट जो है इंगेजिंग है, इसलिए यूजर इतनी देर इस वेबसाइट के ऊपर है, कंटेंट वैल्यूएबल है, इसलिए एक यूजर क्या है उस वेबसाइट के ऊपर उसने वहां पे टाइम गुजारा है, ठीक है? तो अगली दफा क्या होगा, अगली दफा फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाली वेबसाइट तीसरे नंबर पे रैंक हो रही है और ये वाली वेबसाइट अगर 5वें नंबर पे रैंक हो रही है, तो गूगल जब ये देखेगा कि ज्यादा लोग जो है इस वेबसाइट के ऊपर टाइम गुजार रहे हैं, तो गूगल क्या करेगा, इसको ऊपर मूव कर देगा रैंकिंग में और इसकी रैंकिंग जो है वो क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है? ये बात समझ आ गई है कि अगर ये दो फॉर एग्जांपल ये वाली वेबसाइट अगर तीसरे नंबर पे रैंक हो रही है और ये वाली वेबसाइट चौथे नंबर पे रैंक हो रही है, तो गूगल जब नोट करेगा कि एक बात के यूजर्स जो हैं वो इस वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा टाइम गुजार रहे हैं, तो गूगल इसको तीसरे पे रैंक कर देगा और इसके ऊपर कम टाइम गुजार रहे हैं, तो इसकी रैंकिंग जो है वो डे बाय डे क्या होना शुरू हो जाएगी, ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो गूगल इस तरह से अंदाजा लगाता है कि एक डेफिनेटली आप जिस वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा टाइम गुजार रहे हैं, तो गूगल को उससे अंदाजा होता है, ठीक है? ये वाली बात समझ आ गई, गूगल कैसे पता चलेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को शायद पता हो, हम लोगों ने फ्राइडे में भी मैंने आपको कहा था कि लोग जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट को ज्यादा रीड करते हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आप लोगों ने कोशिश करना है कि अपने आर्टिकल के टाइटल के अंदर हाउ, ठीक है, बट, वेयर, व्हेन, ठीक है, इस तरह के कीवर्ड्स को, इस तरह के वर्ड्स को आप ज्यादा जो है वो यूज करें, ठीक है? फॉर एग्जांपल दो टाइटल हो सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइटल की, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, टिप्स टू लूज वेट, और दूसरा क्या हो सकता है, हाउ टू लूज वेट, ठीक है? तो ये वाला जो टाइटल है वो क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जबकि ये वाला जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, ठीक है? बात समझ आ गई है? और आपको पता होगा ज्यादातर जो लोग हैं वो हाउ करके सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एनटीएस के एग्जाम पास करना है, तो आप लोग सर्च करेंगे हाउ टू पास एनटीएस एग्जाम्स या हाउ टू गेट एडमिशन इन ई रोजगार, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ऐसा ही हो सकता है कि वेबसाइट एक ज़्यादा क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रही हो और लोग जल्दी अपना काम करके चले जाते हैं। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? ऐसा ज़रूरी नहीं है, जब आप फॉर एग्जांपल गूगल जो है वो देखेगी कि हाउ टू ट्रेन जो फॉर एग्जांपल गूगल यहाँ पे नोट करेगी कि हाउ टू ट्रेन योर डॉग जो है, फॉर एग्जांपल ये ऐसा कीवर्ड है जिसके बारे में रीड करने में आमतौर पे 3 से 4 मिनट आर्टिकल लगता है, ठीक है? तो डेफिनेटली गूगल जो है वो क्यूरीज को भी मद्देनजर रखेगी।
अगर कोई आप ऐसी क्यूरी सर्च कर रहे हैं जिसका आंसर येस और नो में है, तो डेफिनेटली फिर गूगल टाइमिंग जो है वो उसका डिफरेंस चेक करेगी। ठीक है, तो चलें कोई बात कर लेते हैं कि ये एक वेबसाइट ये है और एक वेबसाइट ये है। चलें जब हम बाउंस रेट के ऊपर बात करेंगे, फिलहाल इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो टाइटल वगैरह होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे सोचेंगे कि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट कैसे लिखें, तो उसके लिए हमारे पास सबसे अच्छी वेबसाइट वो क्या है, क्यूरा, क्या नाम है, ठीक है, कुछ नाम है। आप लोग क्यूरा को यूज कर लें, कोड़ा या क्यूरा जो भी आप इसको कहते हैं। आप लोग क्या करें, अपना कंटेंट जो लिख रहे हैं ना, आप क्या करें, कंटेंट लिखने से पहले अपने आर्टिकल के टाइटल को क्या करें, क्यूरा के ऊपर सर्च करें। कि नाम सुना हुआ है आप लोगों ने, आई होप आप सब लोगों ने सुना होगा, क्यूरा का नाम सुना होगा। ठीक है, आपको यहाँ से इजीली कंटेंट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट के आइडियाज मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप किस चीज़ के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर, आपने किसी ब्लॉग का नाम बताया जिससे रिलेटेड आपने आर्टिकल्स वगैरह लिखना शुरू किए हैं। फॉर एग्जांपल आपने डिप्रेशन के ऊपर, एक बंदे ने डिप्रेशन के ऊपर ब्लॉग में, आप क्या करें, यहाँ पे डिप्रेशन सर्च करें और देखें कि लोग जो हैं वो डिप्रेशन से रिलेटेड, लोग किस टाइप की प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। तो आप क्या कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन उठाएं, इस क्वेश्चन का आंसर अपने ब्लॉग पे अपनी वर्डिंग में लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन उठाएं, इससे क्या कर सकते हैं, आप अपने ब्लॉग के ऊपर उससे रिलेटेड आंसर्स वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये आइडिया समझ आ रहा है। और ये वाली वेबसाइट उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है जिन लोगों को आइडिया नहीं हो रहा है कि वो अपने ब्लॉग के अंदर किस टाइप का कंटेंट क्रिएट करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने डिप्रेशन के ऊपर ब्लॉग बनाया है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि लोग किस चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, तो आपके पास ये अच्छी ऑप्शन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को कितने लोगों ने रीड किया है, 2000 लोगों ने रीड किया, इसका मतलब है ये एक डिमांडिंग क्वेश्चन है। ठीक है, बात समझ आ गई है। इसी तरह अगर हम लोग बात कर लें, हम लोग अगर इस क्वेश्चन को देख लें, तकरीबन 3500 लोगों ने इस क्वेश्चन को रीड किया है, तो इसका क्या मतलब है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। ठीक है, इसी तरह अगर आपका फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी, अगर आपने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ब्लॉग बनाया हुआ है, करेंसी की क्या स्पेलिंग होते हैं, बिल्कुल आपको यहाँ पे आपके कीवर्ड के मुताबिक जो है वो क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड लोगों ने यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें सर्च की हुई है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि अपने ब्लॉग के ऊपर क्या आर्टिकल लिखना है, तो ये क्वेश्चंस हैं, आप इनको उठाएं और अपने ब्लॉग के ऊपर लिखना शुरू कर दें। ठीक है, अपनी वर्डिंग के अंदर इनके आंसर लिखना शुरू कर दें, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, और ये वाले जो क्वेश्चन हैं, ये रैंडम क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये लोगों ने खुद से क्रिएट किए हैं। लोगों को वाकई में ही ये वाला चीज़ समझ नहीं आ रही थी, तो इसलिए उन्होंने इसको यहाँ पर पूछा है। ठीक है, 40 इसके आंसर जो है डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कीवर्ड हो सकता है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई है। तो आपने जिस चीज़ से भी रिलेटेड ब्लॉग बनाया हुआ है, अगर आप उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या कहते हैं, बिल्कुल ये जो है ग्लोबल डाटा है, पूरी दुनिया का डाटा है यहाँ पे। अगर आप ये अपने ब्लॉग के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्यूरा काफ़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है। आप इसके ऊपर जाके अपने कंटेंट से रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड लिखें और वो क्या कर देगा, आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग अगर मेहंदी भी लिखते हैं, मेहंदी डिज़ाइन लिखते हैं, तो आपको यहाँ से उससे रिलेटेड भी सैकड़ों क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखें लिखा हुआ है व्हाट आर फ्यू मेहंदी डिजाइन, लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन इमेजेस वगैरह। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, अरेबिक मेहंदी डिजाइन से रिलेटेड लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, और पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर आपने मेहंदी डिजाइन के ऊपर ब्लॉग बनाया हुआ है और आपको समझ नहीं आ रही है कि उसके ऊपर हम किस टाइप का क्या कहते हैं, किस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट लिखें, तो ये वाली वेबसाइट आपको आइडिया दे सकती है। ठीक है सर, अगर हम अपने रैंक ना हो बट इंडेक्स हो तो सीपीसी रेट का मिलता है। सीपीसी रेट का रैंकिंग से और इंडेक्स से कोई ताल्लुक नहीं, सीपीसी रेट का ताल्लुक है एड से ताल्लुक है, कि अगर आपने एड्स लगाई दी हैं तो उसके ऊपर जब कोई क्लिक करेगा तो आपको उससे रिलेटेड कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, इवन यहाँ पे देख लें, लोगों ने बहुत बेसिक वर्ड मेहंदी डिजाइन सर्च किया और आप लोग देखें यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा आंसर क्वेश्चन आते जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपने पाकिस्तानी ड्रामा के ऊपर बनाया हुआ है या
किसने मोबाइल से रिलेटेड बनाया हुआ है, तो आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। अगर आपने पाकिस्तान के ऊपर बनाया हुआ है, पाकिस्तान की टूरिज्म के ऊपर बनाया हुआ है, तो आप इसके रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो समझ आ गई है प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट किस तरह से लाना है और कहाँ से आपको उसके आइडियाज वगैरह मिल सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज लाइक टू लिव इन पाकिस्तान, हु इज पाकिस्तान बिगेस्ट एनिमी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को लोग सर्च कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे इसका रिजल्ट नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर इन केस अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपने ब्लॉग के अंदर क्या चीज़ देखनी है, तो आप यहाँ से आइडियाज ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ बोलते हैं, उसके बाद एक अलग, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है, आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। यूनिक होने से क्या मुराद है, 100% ओरिजिनल कंटेंट। ठीक है, ये तो क्या कहते हैं एक स्पेशल चीज़ है ना, इसके अंदर तो कोई क्या कहते हैं रियायत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर तो बिल्कुल भी रियायत नहीं है। आपका कंटेंट चाहे वैल्यूएबल हो, इंगेजिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, लेकिन अगर वो यूनिक नहीं है, गूगल अपने सर्च रिजल्ट से आपकी वेबसाइट को रिमूव कर देगा। ठीक है, गूगल के पास पहले ही बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, तो वो ऐसी वेबसाइट को भला क्यों शो करवाए जिसके ऊपर डुप्लीकेट कंटेंट मौजूद है। ठीक है, ये थोड़ी सी अगर आप कॉमन सेंस यूज करें, या अगर आप गूगल के मालिक होते तो क्या आप ऐसी वेबसाइट्स को सर्च इंजन के अंदर शो कराते जो कि दूसरों के डाटा को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं? डेफिनेटली आप उसको सर्च ना कराते, बल्कि आप गुस्से में आके उनकी वेबसाइट को अपने सर्च रिजल्ट से रिमूव भी कर देते। और ऐसा ही होता है, गूगल अपने क्या कहते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लियर है गूगल। ठीक है, गूगल कहती है अगर आपका कंटेंट वैल्यूएबल है, इंगेजिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लेकिन अगर वो यूनिक नहीं है, तो हम आपकी वेबसाइट को क्या कर देंगे, अपने सर्च इंजन से ब्लॉक कर देंगे। यानी कि वो आपकी वेबसाइट को उसकी रैंकिंग खत्म नहीं करेंगे, यानी कि उसको तीसरे चौथे नंबर पे 10वें पेज के ऊपर जाकर नहीं फेंकेंगे, बल्कि क्या करेंगे, वो अपने सर्च रिजल्ट में से ही आपकी वेबसाइट को हमेशा के लिए रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यूनिक जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और यूनिक से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि आप सिनेमा वगैरह या जो भी वर्ड होता है उसको यूज़ करें। यूनिक से मुराद ये है कि वो रीडेबल भी होना चाहिए। ठीक है, यूनिक से क्या मुराद है कि वो यूनिक भी होना चाहिए। अच्छा जी, हमारे पास सुहेब का क्वेश्चन आया है कि हम लोग प्लेजरिज्म किस तरह से चेक कर सकते हैं। वो आपके साथ मैं अपनी वेबसाइट शेयर करता हूँ एक, लेकिन मेरे ख्याल से हमें प्लेजरिज्म चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपने कंटेंट खुद से बनाया है। ठीक है, एक चीज़ जब आपने अपने दिमाग से खुद ही लिखी है या अपने दिमाग से खुद से आप एक चीज़ को रीराइट कर रहे हैं, तो प्लेजरिज्म चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपने चेक करना है तो उसकी काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है एसईओ स्मॉल टूल्स, एक वेबसाइट है, बल्कि मैंने यहाँ पे पिन भी किया होगा अपने, हाँ ये मैंने पिन किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपके साथ ये यूआरएल शेयर कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप इसको प्रॉपरली क्या कर लें, प्रॉपरली इसको टाइप करके खुद से चेक कर लें। ठीक है, ये एक टूल है, इसके ज़रिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके ज़रिए आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपने जो आर्टिकल लिखा है कि क्या वो 100% यूनिक है या नहीं है। ठीक है, इसके सबसे आसान तरीका क्या है, एक बार इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ चेक किया है, शेयर किया है। आप क्या करेंगे, अपने जो भी आपने आर्टिकल लिखा है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर लोडिंग का बटन है, जब ये लोड हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको क्लिक करना है। जब इसको क्लिक कर लेंगे तो वो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपने जो कंटेंट लिखा है कि क्या ये ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, ये प्लेजरिज्म चेक करने का एक फ्री टूल है। वैसे तो काफ़ी सारे टूल्स हैं, अगर आप में से यहाँ कोई थीसिस वगैरह लिखता है तो आपको पता होगा कि दूसरे काफ़ी सारे टूल्स चल रहे होते हैं, एकेडमिक जो यूजर्स होते हैं उनके मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, लेकिन वेबसाइट के कंटेंट को आमतौर पे हम लोग इस टूल से चेक करते हैं जिसका नाम है प्लेजरिज्म टूल। ये उसका लिंक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इसको टाइप करके कर लें। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अपने कंटेंट को कॉपी पेस्ट करें पब्लिश करने से पहले, यानी कि आपने अपने आर्टिकल को पब्लिश कर रहे हैं ब्लॉगर पे, उससे पहले आप क्या करें, इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें और उसके बाद चेक प्लेजरिज्म के ऊपर क्लिक करें, तो उसके बाद वो आपको यहाँ पे रिजल्ट जो है वो शो करना शुरू कर देगा कि क्या आपका कंटेंट ओरिजिनल है भी या नहीं। ठीक है, लेकिन अगेन से अगर आप अपना कंटेंट खुद से लिख रहे हैं, अगर उसको रीराइट खुद से कर रहे हैं, तो आपको प्लेजरिज्म से रिलेटेड कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या चीज़ लिखी है,
सर इतना क्या लिखा हुआ है? सर इतना ओरिजिनल कंटेंट कहाँ से लाएं? गूगल से भी ना ले सकें तो कोई ऑप्शन नहीं। आप गूगल से लें, आपको किसने मना किया है कि आप गूगल से ना लें, लेकिन उसको अपनी वर्डिंग के अंदर लिख लें। ठीक है? शायद हम लोगों ने मंडे फ्राइडे को शायद हम लोगों ने, नहीं फ्राइडे से पहले एक पूरा लेक्चर मैंने आपको दिया था कि आप किस तरह से कंटेंट को यूनिक कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे एक और शेयर करना चाहूँगा। यूनिक के अंदर काफ़ी लोग क्या कर रहे होते हैं, लोग कह रहे होते हैं कि अगर हम इसको स्पिन कर लें तो वो यूनिक हो जाएगा। डेफिनेटली अगर आप एक आर्टिकल को स्पिनिंग करेंगे, उसकी अभी मैं बताता हूँ स्पिनिंग क्या चीज़ है, तो आपका आर्टिकल यूनिक तो हो जाएगा, लेकिन वो फिर यूनिक तो हो जाएगा लेकिन वो क्या होगा, रीडेबल नहीं रहेगा। ठीक है? यानी कि आपने एक आर्टिकल को स्पिन किया है, डेफिनेटली आपका आर्टिकल यूनिक हो गया है, लेकिन अगेन से वो रीडेबल नहीं रहेगा। ठीक है? तो गूगल क्या करेगा, जब एक कंटेंट ही रीडेबल नहीं है तो गूगल उसको सर्च नहीं उसको सर्च रिजल्ट के अंदर शो नहीं कराएगा। स्पिन से क्या मुराद है? स्पिन से मुराद ये है कि कुछ टूल्स होते हैं इंटरनेट के ऊपर, वो क्या करते हैं, आप उधर अपने एक आर्टिकल को कॉपी पेस्ट करते हैं, वो टूल्स उस आर्टिकल को यूनिक कर देते हैं। ठीक है? यहाँ पे बल्कि चेक भी कर देता हूँ, आर्टिकल स्पिनर के नाम से कोई भी एक। ठीक है, मैं आपको ये चेक भी करके दिखा रहा हूँ। चेक करते हैं इसमें से कंटेंट गूगल को नहीं, प्लेजरिज्म चेक करने से आपका कंटेंट जो है वो गूगल के ऊपर नहीं आता है। ठीक है? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको स्पिनिंग टूल जो है वो यूज करके दिखा देता हूँ। आप इधर क्या करेंगे, कोई भी आर्टिकल उठा लें। अगर यहाँ पे किसने आर्टिकल लिखा है, एक फटाफट से एक आर्टिकल उठा के आपको दिखा देता हूँ। स्पिनिंग टूल क्या कर देता है, किसी भी आर्टिकल को यूनिक कर देता है। किस तरह से करता है, वो सिनोनिम्स वगैरह जो हैं उनको चेंज कर लेता है। ठीक है? लेकिन अगेन से आर्टिकल यूनिक तो हो जाता है, लेकिन वो रीडेबल नहीं रहता। तो आपने अपने आर्टिकल को स्पिन भी नहीं करना है किसी भी उसमें। ठीक है? स्पिनिंग की एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कुछ यहाँ से। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से ये वाला कंटेंट उठा लेते हैं। ठीक है? फॉर एग्जांपल ये कंटेंट है, मैंने इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। समझे, एक आर्टिकल है। ठीक है? उसके बाद मैंने क्या किया, इसको आई एम नॉट अ रिपोर्ट के ऊपर क्लिक किया और इसको फिर मैं ओके करता हूँ। ठीक है? इसको मैंने ओके किया तो ये इसको स्पिन करने लग गया। यहाँ पे वो इसकी एक यूनिक कॉपी बना देगा। ठीक है? यूनिक कॉपी तो हो जाएगी, लेकिन वो रीडेबल इतनी ज्यादा नहीं रहती है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है, डेयर स्टूडेंट आई एम शेयरिंग अ लिंक विद यू। इसने क्या कर दिया, डेयर स्टूडेंट आई एम ऑफरिंग अ कनेक्ट टू यू। ठीक है? बल्कि मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि उसने किस तरह से यूनिक किया है इसको। ये वाला आपका ओरिजिनल कंटेंट था। ये क्या था, डियर स्टूडेंट आई एम शेयरिंग अ लिंक विद यू। इसने इसको किस चीज में चेंज कर दिया है, इसने इसको चेंज कर दिया है, आई होप अब रीडेबल होगा ये आपके पास। इसने इसको चेंज कर दिया है, डियर स्टूडेंट आई एम ऑफरिंग कनेक्ट विद यू। ठीक है? अब पढ़ने वाले को एक चीज समझ तो नहीं आएगी, लेकिन ये यूनिक हो गया है। ठीक है? उसके बाद क्या है, एक और लाइन पढ़ देते हैं, यू विल पुट यूर अटेंडेंस इन दिस लिंक डे ऑन डेली बेसिस। इसको क्या कर दिया है, यू विल प्लेस यूर पार्टिसिपेशन इन दिस कनेक्शन ऑन डेली बेसिस। ठीक है? अगेन से यूनिक हो गया, लेकिन आर्टिकल तो यूनिक हो गया, इसकी तो गारंटी 100% है, लेकिन ये रीडेबल नहीं रहा है। ठीक है? तो आपने कभी भी अपने आर्टिकल को स्पिन नहीं करना है अगर आप उस पर लॉन्ग टर्म अर्निंग करना चाहते हैं तो। ठीक है? स्पिन हम लोगों ने नहीं करना है। और यूनिक से मुराद सिर्फ कंटेंट ओरिजिनल नहीं है, बल्कि वो रीडेबल भी होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्या चीज़ है, एंगेजिंग हो गया, कंटेंट रिसर्च डेफिनेटली। उसके बाद ये है कि आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं उसके ऊपर आपने प्रॉपर रिसर्च करनी है। ठीक है? ऐसा ना हो कि उसके अंदर आप क्या कर लें, फेक न्यूज़ वगैरह वगैरह डाल दें। ठीक है? आप लोगों को शायद पता हो, अब तो फेसबुक भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर, फेसबुक ने भी बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया है कि अगर आप फेसबुक के ऊपर कोई फेक न्यूज़ शेयर करते हैं, रिसर्च एंड
आप लोगों ने क्या कहते हैं अक्सर रीडेबल हो तो सही। रीडेबल क्या है, मुझे जरा ये तो बताएं, इसका क्या मतलब बनता है, ये रीडेबल कैसे बन सकता है? कोई बंदा इसको रीड करके बता सकता है कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है? ये रीडेबल नहीं है, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं है। अगर आपके लिए है तो आप इसके साथ चले जाएं। ठीक है, एनीवे अगली चीज़ हमारे पास क्या है, सबसे नेक्स्ट अगेन से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आप लोगों ने शायद ये चीज़ फेसबुक के ऊपर भी नोट की होगी कि अगर आप फेसबुक के ऊपर कोई चीज़ फेक इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करते हैं तो फेसबुक जो है आमतौर पर उस कंटेंट को रिमूव कर देता है, या उसके बिल्कुल नीचे जो है फैक्ट चेक के नाम से एक उन्होंने नई ऑप्शन शेयर किया, जिसके ज़रिए आप लोग चेक कर सकते हैं कि क्या ये न्यूज़ ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो आप जितना भी कंटेंट अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल रहे हैं वो सारे का सारा रिसर्च प्रॉपरली आपने उसके ऊपर रिसर्च की हुई हो, और जो भी कंटेंट डाल रहे हैं वो सारा का सारा ट्रू होना चाहिए, यानी कि आप अपनी फेक इन्फॉर्मेशन कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में फेक चीज़ें वहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर आप कोरोना वायरस के ऊपर एक आर्टिकल लिख रहे हैं, और अगर आप वहाँ पर ये लिखने लग जाएं कि एक डॉक्टर जो है एक मरीज को मारने के 10 लाख रुपए ले रहे हैं, तो डेफिनेटली एक फेक इन्फॉर्मेशन है। तो गूगल क्या करेगा, आपके आर्टिकल चाहे वो यूनिक हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, एंगेजिंग हो या वैल्यूएबल हो, गूगल क्या करेगा, गूगल कहेगा ठीक है ये सब चीज़ें तो इसके अंदर है, लेकिन अगर आपका कंटेंट जो है वो सही नहीं है, यानी कि वो सही चीज़ असल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो हम अपने कंटेंट आपके कंटेंट को गूगल से रिमूव कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर साथ साथ। सर थीसिस टाइम तो यूज कर सकते हैं को। थीसिस टाइम आप, मुझे नहीं पता कि थीसिस किस तरह से चेक होता है पाकिस्तान के अंदर। मैंने एक यूएस की, सॉरी यूएस कह रहा हूँ, अपनी जो मेरी जहाँ से मेरी ग्रेजुएशन हुई है वो यूके की यूनिवर्सिटी थी, उसके अंदर तो डेफिनेटली ये वाली ऑप्शन नहीं थी। बल्कि मैं चेक कर रहा था कि जो स्टूडेंट फेल हुए थे उन्होंने अपने कंटेंट को स्क्रीन ही किया था, और यूनिवर्सिटी ने उनको फेल कर दिया था। बिल्कुल रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल ये ज़्यादा बेहतर वर्ड है। अच्छा, एडिटेड वर्क करते हैं फेसबुक का रिसर्च ट्रिक बता रहे, रिसर्च ट्रिक बताया तो है। रिसर्च के लिए आप क्यूरा यूज़ कर सकते हैं, हम लोगों ने आंसर द पब्लिक यूज़ किया था, गूगल यूज़ कर लें, अपनी वर्डिंग के अंदर लिखें बस। थीसिस के लिए आप लोग ये वाला टूल यूज़ कर सकते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन ये जो टूल है, जो भी इसका नाम है इंग्लिश में, मेरे ख्याल से ये पेड है शायद, जहाँ तक मुझे पता है। ये वार्म अप कहाँ पे लिखा है जरा ये बताएं। कमर शहजाद वार्म अप किधर लिखा है? सर ये वार्म अप किया, अच्छा वार्म अप था क्या? हाँ जी, ये वार्म अप था आप लोगों के लिए, जो लोग सो रहे हैं उन लोगों के लिए। सर गूगल को कैसे पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन फेक है या नहीं? गूगल को इस तरह से पता चलेगा, गूगल जो है हर चीज़ को वेरीफाई करके ही अपने सर्च इंजन के ऊपर लेकर आता है। अगेन से बता रहा हूँ, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा, अगर कोई चीज़, अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह की कर रहे होते हैं, तो गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह, इनकी इंफॉर्मेशन अगर फेक हो या अगर उसको कोई इस्तेमाल कर ले और उससे कोई नुकसान हो जाए, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा फाइन देना पड़ता है। शायद आप लोगों ने अभी क्या कहते हैं पिछले 1-2 साल में आप लोग नोट भी कर रहे होंगे कि फेसबुक का जो ऑनर है मार्क जरबर्ग, वो बहुत दफ़ा अदालतों में गया। वो अदालतों में इसलिए गया है क्योंकि उसने अपने फेसबुक के ऊपर कोई क्वालिटी चेक नहीं रखा हुआ, यानी कि कोई भी बंदा कोई भी न्यूज़ जो है वो फेसबुक के ऊपर शेयर कर देता है, फिर आगे जाके वो वायरल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बात के ऊपर उसे कोर्ट के अंदर बहुत दफ़ा उसने पेशियाँ दी हैं। अगर आप लोग इस चीज़ न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं मार्क जरबर्ग की, कि वो काफ़ी दफ़ा कोर्ट में गया, उसने बहुत हैवी किस्म के फाइन दिए हैं, और वो दिन ब दिन क्या कह रहा है अपनी फेसबुक के ऊपर इस तरह की क्वालिटी इन्फॉर्मेशन को, इससे रिलेटेड चीज़ों को स्ट्रिक्ट करता जा रहा है, ताकि फेसबुक के ऊपर सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन आए वो सही आए। ठीक है, उसके अलावा गूगल को कैसे बदल सकता है? डेफिनेटली गूगल ने जो इतने ज़्यादा रिपोर्ट्स बनाए हुए हैं, जो उसकी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, वो उसने की ही इसलिए है ताकि उसके यूज़र पे उसकी सर्च इंजन से पे जो यूज़र आ रहे हैं उनको सिर्फ क्वालिटी और सही इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, तो उसके लिए वो दिन ब दिन काम कर रहे हैं। सर स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश में फ़र्क है, तो क्या स्पोकन वाले ही लिख सकते हैं? आप जो भी इंग्लिश लिखें बस वो रीडेबल और अंडरस्टैंड होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, द स्वीट बिल्कुल वकास हैदर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आप सिर्फ एक कंटेंट को रीड करें, उसके बाद उसको अपने वर्ड के अंदर लिखना शुरू हो जाएंगे, और ये बहुत ही आसान काम है, चाहे सुनने में चाहे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो।
आप एक बार ट्राई तो करके देखें, मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ कि आपको लिखने के अंदर फिर मज़ा भी आएगा। और जब आप खुद लिखना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग के अंदर मज़ीद आइडियाज़ आते रहते हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर कंटेंट जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, कभी रीड तो करने की ट्राई करें, रीड करके उसको लिखने की ट्राई तो करें, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। ठीक है, राइटिंग के अंदर राइटिंग का जो है वो है ही यही कि आप जितना ज़्यादा राइट करते हैं आपको लिखने का उतना ही ज़्यादा शौक होता चला जाता है। ऐसी गूगल की कोई पॉलिसी नहीं है कि 70% कंटेंट जो यूनिक होना चाहिए, 30% कंटेंट जो है वो कॉपी पेस्ट होना चाहिए। आपने लगता है किसी को ऑनलाइन किसी मोटिवेशनल स्पीकर की कोई स्पीच सुन ली है, आपका कंटेंट 100% यूनिक होना चाहिए। बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर फेक होता है, लेकिन अगेन से यूट्यूब की पॉलिसी भी दिन ब दिन जो है वो स्ट्रिक्ट होती जा रही है। यूट्यूब जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपने फेक कंटेंट को रिमूव करता चला जा रहा है। डेफिनेटली वो एक मशीन है, उसको टाइम लगेगा। अब उसके ऊपर 20 साल का कंटेंट पड़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं है ना कि वो 20 साल के कंटेंट को 20 मिनट के अंदर ठीक कर लेगा। उसको ठीक होने में 2 साल, 3 साल, 4 साल लग सकता है। ठीक है, लेकिन वो वक्त के साथ साथ इस चीज को इम्प्रूव करते चले जा रहे हैं। ठीक है, रिसर्च आपका कंटेंट जो है, जो भी आप कंटेंट दे रहे हैं वो हमेशा वैल्यूएबल होना चाहिए। स्पेशली अगर हम लोग बात करें, अगर आपका कंटेंट मेडिसिन से रिलेटेड है, ठीक है, लॉ से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, या और कौन सी चीज़ होती है, हेल्थ से रिलेटेड है और पॉलिटिक्स से रिलेटेड, स्पेशली अगर आपका ब्लॉग इन चीज़ों से रिलेटेड है, तो आपके लिए कोई भी माफ़ी नहीं है गूगल की तरफ से। ठीक है, गूगल कह रहा है क्योंकि इन चीज़ों के अंदर जो है अदालती मामलात हो सकते हैं। यानी कि अगर आपने एक आर्टिकल लिखा है, गूगल ने उसको रैंक कर दिया, ठीक है, और उस आर्टिकल को मेडिकल एक्चुअली इसलिए एग्जांपल देता हूँ। आपने एक जो है कोरोना वायरस के ऊपर आपने एक ब्लॉग बनाया है, ठीक है, आपने उस ब्लॉग के अंदर लिखा है कि फलां मेडिसिन अगर आप खाएंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। गूगल ने क्या किया है, गूगल ने गलती से अगर आपके ब्लॉग को रैंक कर दिया है, ठीक है, और किसी बंदे ने उस मेडिसिन को खाया है और वो उस खाने के बाद अगर वो मर गया है ना, तो वो बंदा गूगल को इसके बारे में क्या कर सकता है, सू कर सकता है, यानी कि उसको वो अदालत तक लेके जा सकता है। तो गूगल जो है, स्पेशली अगर हम लोग इन टॉपिक्स की बात करें, तो गूगल बहुत ज़्यादा, बल्कि एजुकेशन को निकाल देता है, स्पेशली अगर हम इन टॉपिक्स की बात करें तो गूगल इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट है कि कहीं अगर आपने हेल्थ के ऊपर या मेडिसिन के ऊपर कोई ब्लॉग बनाया हुआ है कि क्या उसकी इंफॉर्मेशन से किसी बंदे को नुकसान तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, जुनैद खान आपका क्वेश्चन क्या है, मुझे आपका क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूँ। जुनैद खान ने तो लिखा हुआ है बस। सर फाइबर पे जो हम आर्टिकल डिमांड करते हैं वो हम उन्हें कैसे देंगे, किस फॉर्म में देंगे? आप उनको कॉपी पे, आप उनको एमएस वर्ड में बना कर देंगे। ठीक है हुजैफा, अगर आप आर्टिकल लिख कर दे रहे हैं किसी को, तो आप क्या करेंगे, उसको एमएस वर्ड के अंदर जो है वो बना कर दे देंगे। ठीक है, ब्लॉगर पे लगा के क्यों देंगे, ब्लॉगर पे लगा कर देंगे तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा जब वो अपनी वेबसाइट पे डालेगा। फिर काफी फोकस, बिल्कुल जुनैद, आपका क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आपने क्वेश्चन मार्क क्यों किया है, दोबारा से लिखें। अच्छा जी सर, वो तो गलत मेडिसिन कहाँ कब मर जाए तो रिपोर्ट कौन करेगा? रिपोर्ट उसके रिलेटिव करेंगे, और कौन करेगा? या हो सकता है वो कब्र में से बैठ के उसने कोई सिलसिला शुरू किया हो। सर हम किसी की पोस्ट पेज ज़्यादा ट्रैफिक हो लेकिन फिर किसी ना हो तो उसका कोई फ़ायदा तो नहीं? उसका फ़ायदा हो सकता है, फिर भी एड्स के ऊपर से कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाती है। ठीक है, एनीवेज ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी। ठीक है, इसको हम लोग बिल्कुल कोरोना वायरस से रिलेटेड तो फेसबुक भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हुआ हुआ है। अगर आप फेसबुक के ऊपर कोई भी चीज़ कोरोना वायरस से रिलेटेड शेयर करते हैं तो फेसबुक उसको बहुत ज़्यादा मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो पैनिक हुई हुई है और लोग कुछ भी कर सकते हैं पैनिक अटैक के अंदर। तो फेसबुक बहुत ज़्यादा मॉनिटर कर रहा है कि लोग क्या कहते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन तो शेयर नहीं कर रहे हैं। तो गूगल फेसबुक क्या करता है आमतौर पर, उसको या तो आपके फ्रेंड से वो इन्फॉर्मेशन को हाइड कर देता है या फिर उसको डिलीट ही कर देता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा मद्देनजर रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये था हमारा कंटेंट से रिलेटेड आज का लेक्चर। हम आगे मूव करते हैं, हमारे पास अभी तक काफ़ी ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये कुछ चीज़ें थी और मैंने आपके साथ इनकी एग्जांपल्स भी शेयर कर ली, आई होप सो।
आपका जो डिस्क्लेमर है वो पूरे ब्लॉग का होगा, यानी कि आप अपने पूरे ब्लॉग के बारे में लिख देंगे डिस्क्लेमर कि मैं अपने ब्लॉग के ऊपर जितनी पोस्ट लिख रहा हूँ ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, अगर इससे कोई मरता है या जीता है या जिसको कोई भी नुकसान होता है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा जी हाँ, ये चीजें हम भूल गए। प्रेजेंटेशन, कंटेंट की प्रेजेंटेशन की ओर बात कर लेते हैं कि कंटेंट शो कैसे कराना है। अच्छा, कंटेंट की प्रेजेंटेशन जब भी मैं क्या कहता हूँ स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप जब भी कंटेंट की प्रेजेंटेशन की बात हो ना तो आप सिर्फ ये चीज ध्यान में रख लें कि गूगल जो है ना वो आपके मैट्रिक का जो एग्जामिनर है ना वो है। सर कोटेशन मार्क चीज में देना होती है। सर कोटेशन मार्क अचीव, कोटेशन मार्क अचीव क्या चीज़ है? अगर आप कोटेशन से रीड कर रहे हैं तो कल वाले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कोटेशन को कैसे क्या कहते हैं। अगर आपने कोई कोटेशन लिख रहे हैं, कुरान शरीफ की वर्ड्स लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसको कैसे लिखना है वो मैंने कल वाले लेक्चर में बताया हुआ, आप उसको चेक करें। ठीक है। अच्छा जी, कंटेंट प्रेजेंटेशन की एग्जांपल मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट को ही देता हूँ कि आप जब भी कंटेंट के लिए कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करना है तो आप अपने जहन में ये रख लें कि आपका जो मैट्रिक का या इंटरमीडिएट का एग्जामिनर है ना, स्पेशली वो जो पाक स्टडीज़ या इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड जो आपका एग्जामिनर है, जोन जोन सी चीज़ें आप अपने इस्लामियात के और पाक स्टडीज़ के पेपर के अंदर करते थे ना अपने कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें आपने यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। तो कोई बताएगा कि एक इस्लामियात का पेपर एक इस्लामियात का पेपर ज़्यादा अच्छा पेपर किस पेपर को हम लोग कहते हैं? कोई बताना पसंद करेगा यहाँ पर? इस्लामियात का या पाक स्टडीज़ का जो पेपर है, अगर आप उसको अपने एग्जामिनर को क्या कहते हैं उससे अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप अपने पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें करते थे? एक पोस्ट पर अपनी दूसरी पोस्ट का लिंक बटन कैसे बनाएंगे? साइम वकास, ये चीज़ मैंने कल सिखाई थी लेक्चर के तकरीबन आखिर में, तो इसको आपने जाके चेक कर लेना है। बिल्कुल, आप डालते हैं हेडिंग, आप डालते हैं बुलेट पॉइंट्स, आप यूज करते हैं मार्कर, मार्कर यूज करते हैं ना मोटे मोटे वर्ड्स, यानी कि आप क्या करते हैं तो उसको बोल्ड करते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, और क्या करते हैं आप बनाते हैं डायग्राम को, हम यहाँ पे फोटोज ले लेते हैं कि आप फोटोज ऐड करते हैं। ठीक है, आप वीडियोस ऐड करते हैं, यानी कि हम लोग अगेन से उसके अंदर जितनी आप डायग्राम बनाते हैं, हेडिंग हो गई, सब हेडिंग हो गई बिल्कुल। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स हो गए, बोल्ड हो गया कंटेंट, ठीक है, फोटोज वगैरह या वीडियोस वगैरह होती हैं, डायग्राम को अगर हम इसको रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, तो आप जितना ज्यादा इन चीजों को यूज करेंगे अपने उसके अंदर आर्टिकल के अंदर, लेंथी, बिल्कुल जबरदस्त, ये किसने बताया? लेंथी, जितना लेंथी आपका आंसर होगा आपका एग्जामिनर उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा नंबर ऑफ पैराग्राफ, ठीक है, जितने ज्यादा आप पैराग्राफ करते जाएंगे उतना ही ज्यादा आप एग्जामिनर को लगता है कि आपने उतना ही जबरदस्त लिखा हुआ है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जब आप अपने पेपर पे लिखते हैं तो आपका एग्जामिनर जो है वो इम्प्रेस हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं भी आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, अगर हम लोग ब्लॉगर के ऊपर लिखें तो डिफरेंट होगा, हम लोग ऐसी रैंडमली हेडिंग्स ही डाल देंगे। अगर हम लोग एसईओ की बात करें, हमारे पास हेडिंग से कुछ टैग होते हैं H1, H2, H3 और H4, इवन H5 भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग एसईओ की बात करें या हम लोग बात करें वेब ब्लॉग के ऊपर हेडिंग्स की, तो हमारी हेडिंग्स जो है वो किस चीज़ में डिवाइड होती हैं? H1, H2, H3, H4, H5। ये क्या चीज़ें होती हैं मैं फटाफट से आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैं अगर अपने ब्लॉगर के ऊपर लॉग इन हो जाऊँ, और फिर मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल करके दिखाता हूँ। स्पेशली अगर हम लोग बात करें हेडिंग्स की बात करें और इमेजेस हम लोगों ने किस तरह डालना है। ठीक है, आप में से किसी ने अभी तक फाइवर के ऊपर गिग बना रहे हैं, आप में से किसी ने वर्ड पढ़ा है इमेज ऑप्टिमाइजेशन? थोड़ा मुझे ये बताएं।
आप लोगों में से किसी ने अगर फाइवर के ऊपर गिग बना रहे हो और ये वाला वर्ड किसी के पास आए, इमेज ऑप्टिमाइजेशन या फोटो ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम लोग इसके ऊपर भी बात करते हैं कि हम लोग एक इमेज को किस तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग लेकिन हेडिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर एग्जांपल हम लोग ब्लॉगर के ऊपर आए हुए हैं और हम लोग यहाँ पे एक आर्टिकल लिख रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ टॉप 10 सिटीज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, शुरू में क्या करूँगा मैं यहाँ पे 300 वर्ड्स का एक 300 वर्ड्स का शुरू में जो है वो ओपनिंग होगी मेरी। ठीक है, जो कि हम लोग शुरू दिन से ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अब मैंने यहाँ पे हेडिंग देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ कराची, लाहौर, मुल्तान, या मैं ये भी कह सकता हूँ अगर मैंने बुलेट पॉइंट्स ऐड करने हैं, ये वाले बुलेट पॉइंट्स, तो मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं 10 मुख्तलिफ शहर को डिस्कस करने वाला हूँ ना, तो मैं उन शहर के यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुल्तान हो गया, इस्लामाबाद हो गया, ठीक है, रहीम या खान हो गया, डीजी खान हो गया, ठीक है, और क्या हो सकता है, और फैसलाबाद हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करना है, इनको बुलेट पॉइंट्स बना लूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने हेडिंग्स लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगा, कराची लिखूंगा यहाँ पे। इसकी हेडिंग का तरीका क्या है, आपको यहाँ पे हेडिंग कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आप यहाँ से हेडिंग देंगे ना, तो वो प्रॉपरली हेडिंग नहीं होगी। हेडिंग का तरीका क्या है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, HTML के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें। आपने यहाँ पे किसको हेडिंग डालनी है, आपने यहाँ पर कराची के अंदर हेडिंग डालनी है। तो आपने क्या करना है, कराची को पहले अलग करना है और इसके अंदर H2 की हेडिंग डालनी है। अभी किसी को समझ नहीं आई तो टेंशन की बात नहीं है, मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ मजीद। ठीक है, आपने हेडिंग इस तरह से ऐड करनी है। इसको मजीद जूम इन करता हूँ। अच्छा, अगर आप आर्टिकल राइटिंग की सर्विस ऑफर कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने हेडिंग जो है वो आपके पास MS डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास ऑप्शन होती है। ठीक है, आपने हेडिंग इस तरह से ऐड करनी है। अगर मैं आपको इसका वो दिखाऊं कि ये किस तरह से हमारे पास नजर आएगी, तो वो भी दिखा देता हूँ। हम लोगों ने हेडिंग ऐड की है तो ये इस तरह से नजर आएगी। अब यहाँ पे बताता हूँ कि H1 से क्या मुराद है। अगर आपने किसी वर्ड के साथ H1 की टैग डाला है तो इसका क्या मतलब है, आप गूगल सर्च इंजन को ये बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, H2 इम्पोर्टेंट। ठीक है, H3 से क्या मुराद है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें H4 की, हम H5 की बात करें, तो इसी तरह आप जितने टैग्स को नीचे लेते जाते हैं उसकी इंपॉर्टेंस उस तरह से खत्म होती जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने हेडिंग डालनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कराची के पास हेडिंग डालनी है, तो आप क्या करेंगे, इसको H2 करेंगे। ठीक है, H1 हम क्यों नहीं कर रहे हैं, H1 जो होता है वो आमतौर पे आपकी जो पोस्ट होती है ना, उसका टाइटल के जो आपने आर्टिकल लिखा है ना अपने अपने ब्लॉग के ऊपर, ठीक है, वो आमतौर पे क्या होता है, वो H1 होता है। ये बात समझ आ रही है कि हम लोग H1 क्यों नहीं डाल रहे हैं। H1 हम इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि आप जब ब्लॉगर के ऊपर कोई आर्टिकल लिखते हो, कोई पोस्ट लिखते हो, उसका जो टाइटल होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो बाय डिफॉल्ट H1 होता है। ये बात समझ आ गई है आप सब लोगों को कि H1 का टैग हम क्यों नहीं डाल रहे हैं। हम इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि आप जो अपने ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल लिखते हो बाय डिफॉल्ट वो H1 ही होता है। H2 हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हम गूगल को बता सकें कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और आपने रैंकिंग करते हुए इस चीज़ को अपने जहन में रखना है। ये बात समझ आ गई है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई। इसी तरह अगर आपने कोई चीज़ डालनी है मजीद लेस इंपॉर्टेंट, तो आप इसको H3 कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मुल्तान ऐसी स्पेसिफिकली सिर्फ आपको एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। आपने ये चीज़ अपने ब्लॉगर के ऊपर प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपको पता चले। चलिए मैं आपको कुछ हेडिंग्स करके दिखाता हूँ ताकि आपको इसका साइज भी पता चल जाए कि कैसे हो सकती है। H4, ठीक है, मैं आपके साथ ये 3 हेडिंग्स हैं। बिल्कुल मोहम्मद खान यही चीज़ आपको बताई है कि जो टाइटल है वो आमतौर पर H1 होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे HTML के अंदर जाकर आपको ये चीज़ें दिखाता भी हूँ कि
मैंने यहाँ पे 3 टैग्स ऐड किए हैं और आप इनका वो देखें साइज जो है वो उसके हिसाब से क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। H2 के ऊपर बड़ा साइज है, H3 के ऊपर कम छोटा साइज है, और उससे नीचे जो है वो उससे भी छोटा साइज है। नहीं, ये तो मैंने अरसलान सिद्दीकी, ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिखाई है कि अगर आपको हेडिंग समझ नहीं आ रही है तो आप बुलेट पॉइंट्स को हेडिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको हेडिंग दिखा दी है कि कराची के ऊपर मैंने H2 डाला था, मुल्तान के अंदर मैंने H3 डाला था, लाहौर के अंदर मैंने H4 डाला था। उसी के हिसाब से क्या होता गया, ये साइज जो है उसका छोटा बड़ा होता चला गया। ठीक है, नहीं जी 50 तक नहीं ले सकते हैं आम तौर, यहाँ पे तो मैंने आपको काफी ज्यादा दिखा दी है। आमतौर पे हम लोग H3 तक ही जाते हैं। ठीक है, हम लोग आमतौर पे H3 तक ही जाते हैं। हमारा जो पोस्ट का टाइटल होता है वो जो होता है H1 होता है, पोस्ट टाइटल, और ये क्या होते हैं, हेडिंग इन आर्टिकल। ठीक है, इवन काफी कम लोग होते हैं जो H3 को भी काफी कम लोग यूज कर रहे होते हैं। ज्यादा लोग क्या यूज कर रहे होते हैं अपने आर्टिकल के अंदर, H2 को ही यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, बात समझ आ गई। अब यहाँ पे अगर हम कोई एग्जांपल सर्च करें, टॉप रिचेस्ट मोस्ट रिचेस्ट पीपल ऑफ, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि गूगल इस डाटा को किस तरह से रीड करता है। अब मैंने यहाँ पे सर्च की है रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, तो आप लोग यहाँ पर देखें कि यहाँ पे हमारे पास एक आर्टिकल ओपन हुआ है। ठीक है, और आप लोग देखें यहाँ पर जो है आर्टिकल्स के जो कुछ नाम है गूगल सर्च रिजल्ट यहीं पर शो करवा रहा है। जो हम इस आर्टिकल को रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो गूगल यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाटा दिखा रहे हैं इन सबके साथ H2 का टैग लगा हुआ होगा। ठीक है, इसलिए गूगल इनको यहाँ पर शो करवा रहा है। टॉप 10 मूवीज हैं तो फिर बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे। अगर टॉप 10 मूवीज हैं तो डेफिनेटली आप H2 के अंदर मूवी का नाम लिखेंगे और उसको 10 पॉइंट्स में लिख देंगे। ठीक है, ये हेडिंग वाली चीज समझ आ गई है, H1 H2 H3 क्या चीज होती है, जरा फटाफट से बताएं। हेडिंग वाली चीज समझ आ गई है, उसको हम लोग किस तरह से ऐड करते हैं। हेडिंग हो गई, बुलेट पॉइंट्स मैंने आपको शो करके दिखा दिए। टोटली डिपेंड करता है कि आप अपने आर्टिकल को किस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा जिसके बाद हम लोग मोर बोल्ड की बात कर लेते हैं कि हम किस चीज़ को, अच्छा बताएं, आप बताएं, अगर हम गूगल को बताना चाह रहे हैं कि हमारे आर्टिकल में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो हम किस चीज़ को बोल्ड करेंगे। आमतौर पर क्या करते हैं, यूजली वी बोल्ड आवर कीवर्ड। ठीक है, आप किसी को बोल्ड कर सकते हैं अपने कंटेंट के अंदर। जैसे आप लोगों को याद होगा, आप लोग जब फाइवर के ऊपर गिग बनाते हैं तो आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है ना, हाईलाइट किया हुआ है, कुछ लोगों ने बोल्ड किया हुआ है। वो किस लिए किया हुआ है, ताकि यूजर की एग्जैक्ट नजर उसके ऊपर पड़े। ठीक है, इसी तरह आप लोग क्या करेंगे, जब अपना कंटेंट लिख रहे हैं उसके अंदर आप अपने कंटेंट को बोल्ड करेंगे ताकि सर्च इंजन को पता चले कि आप किस चीज से रिलेटेड काम कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आप बुलेट पॉइंट्स की हेडिंग्स बना सकते हैं या हेडिंग्स को बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। सर आपके गूगल सर्च में साइट पे कीवर्ड कर्सर पे शो हो रहा है, हालांकि हम जब सर्च करते हैं तो ऐसा डाटा शो नहीं। नुमान रफीक, आपके पास इसलिए शो नहीं हो रहा कि आपने कीवर्ड सर्चर को प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं किया होगा। इसके ऊपर पूरा लेक्चर है, आप उसको जाकर देखें। सर ये टेंशन के, बिल्कुल ये सिर्फ यूजर की टेंशन के लिए नहीं, ये चीज़ें जो हैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें सिर्फ यूजर की टेंशन के लिए नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें सर्च इंजन के जो रिपोर्ट्स हैं उनकी टेंशन के लिए भी है। ठीक है, ये चीज़ें जो हम H1 H2 H3 इसलिए भी डाल रहे हैं ताकि सर्च इंजन को भी पता चल सके कि इस आर्टिकल के ऊपर 10 मुख्तलिफ हेडिंग्स हैं, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कुछ कंटेंट जो बोल्ड हुआ है वो सारे का सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग सर्च इंजन को भी ये चीज़ बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, और मुझे लगता है इसके ऊपर बताते बताते लेक्चर का टाइम खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि इमेज को हम किस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम आए हैं गूगल के ऊपर, हम लोगों ने यहाँ पे फॉर एग्जांपल सर्च किया है रेड शर्ट। ठीक है, मैं गूगल के ऊपर आया हूँ, मैंने यहाँ पे रेड शर्ट को सर्च किया है, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके इमेजेस के ऊपर क्लिक कर लिया। तो कोई मुझे बताएगा कि गूगल को किस तरह से पता चला है कि ये सारी की सारी शर्ट्स रेड हैं।
ठीक है। अगर एक तो ये आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। दूसरा क्या है, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल बनाया है, उसके अंदर आपने लिखा है टॉप 10 मूवीज के लिस्ट नाम लिखे हैं और वहाँ पे इमेजेस डाले हैं, तो आप चाहेंगे ना कि सिर्फ आपकी जो सर्च आपकी वेबसाइट जो वो सिर्फ वेबसाइट रिजल्ट के अंदर है, बल्कि इमेजेस के अंदर भी है। आप आई होप आप सबको पता होगा कि गूगल के ऊपर इमेज सर्च रिजल्ट भी होता है, वीडियो सर्च रिजल्ट भी होता है, बुक सर्च रिजल्ट भी होता है। आई होप आप सबको ये चीज़ पता होगी। ठीक है, तो अगर आपने फॉर एग्जांपल मेहंदी डिजाइन के ऊपर ब्लॉग बनाया है, ठीक है, उसके अंदर आपने 100 पिक्चर्स डाली हैं, तो आप ये चाहेंगे ना कि वो 100 की 100 पिक्चर्स गूगल के इमेज रिजल्ट के अंदर भी नजर आए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने कभी भी अपना फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई फाइल उठा देना, फॉर एग्जांपल ये एक फाइल है। ठीक है, अगर मैं इस फाइल का नाम आपको नजर आ रहा है, इस फाइल का नाम है अनटाइटल्ड 2। ठीक है, इस फाइल का क्या नाम है, इस फाइल का नाम है अनटाइटल्ड 2। अगर मैं इस फाइल को इसी तरह से अपलोड कर दूंगा ना अपने ब्लॉग के ऊपर, ठीक है, यानी कि अगर मैं इस फाइल को उठा के अपने ब्लॉग के ऊपर डाल देता हूँ, तो गूगल को समझ नहीं आएगी कि आखिर ये इमेज किस चीज़ से रिलेटेड है। ये बात समझ आ रही है? तो अगर मैं चाहता हूँ कि गूगल को पता चले कि ये इमेज किस चीज़ से रिलेटेड है, ताकि गूगल मेरे इमेज को इमेज के सर्च रिजल्ट के अंदर भी शो करवाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एसईओ ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। स्टेप वन क्या है, स्टेप वन है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ साथ साथ। स्टेप वन क्या है, स्टेप वन है, स्टेप वन डिस्क्राइब यूर इमेज इन फाइल नेम। ठीक है, आपने क्या करना है, अपने जो फाइल है इमेज की, इसको रीनेम करना है और इसके अंदर आपने बताना है कि आखिर इस इमेज के अंदर क्या चीज़ है। ये बात समझ आ गई है? यानी कि फॉर एग्जाम्पल बता सकता हूँ कि ये है लिस्ट ऑफ वेबसाइट। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, अगर मेरा कीवर्ड है लिस्ट ऑफ वेबसाइट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लिस्ट ऑफ वेबसाइट। ठीक है, तो मैंने इसको क्या रीनेम कर दिया, मैंने इसको इस तरह से रीनेम कर दिया। अगेन से बताना चाहता हूँ आपको, अगर आपको पहले भी याद हो कि आप जब भी कोई चीज़ आपने जब फाइल का नेम रखना है तो उसके अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्टेप टू क्या है, नो स्पेस इन फाइल नेम। ठीक है, यानी कि आपकी फाइल का नाम ये ऐसे नहीं हो सकता, लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स नहीं हो सकता, बल्कि क्या हो सकता है, वो होना चाहिए एक सेकंड से वेट करें, वो इस तरह से होना चाहिए। ये बात समझ आ गई है आपको? ये वाला करेक्ट है और ये वाला रॉन्ग है। ठीक है, करेक्ट वे कौन सा, रॉन्ग वे कौन सा है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये हमारे पास दूसरा स्टेप था। ठीक है, स्टेप थ्री क्या है, ये हम लोग इमेज को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा ना कंटेंट को किस तरह से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ये हम लोग इमेज को कर रहे हैं। कॉन्टेक्ट थ्री है चेंज प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। अब हम इमेज की प्रॉपर्टीज को कैसे चेंज करेंगे, ये हमारा इमेज है, हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज के ऊपर जाएंगे, प्रॉपर्टीज के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको एक सेकंड, ये पीएनजी इमेज है हमारे पास, कोई और इमेज उठाता हूँ। पीएनजी इमेजेस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फॉर एग्जाम्पल किसको डाल देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक इमेज है, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, ठीक है, डिटेल्स में जाऊंगा और आपको यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। टाइटल के अंदर बताऊंगा कि ये इमेज किस चीज से रिलेटेड है, उसका सब्जेक्ट लिखूंगा, अपने आप को 5 स्टार की रेटिंग दूंगा, इमेज से रिलेटेड मैं टैग्स ऐड करूंगा, यानी कि कीवर्ड्स वगैरह को ऐड करूंगा। ठीक है, और कमेंट के अंदर लिख दूंगा एक्सीलेंट इमेज, कुछ भी लिख दूंगा। ये बात समझ आ गई है? आप इन डिटेल्स को जितना ज्यादा एडिट करेंगे गूगल के सर्च इंजन को, उतनी ही आसानी होगी ये इमेजेस के बारे में, यानी कि जितनी इंफॉर्मेशन आप गूगल को प्रोवाइड करेंगे ना इधर जाकर, उतना ही गूगल को आसानी होगी ये समझने में कि आपका इमेज किस चीज से रिलेटेड है, और गूगल उसको क्या कर देगा, रैंक कर देगा। ठीक है, उसके अलावा आप खुद से कॉमन सेंस यूज करें कि अगर हमारे पास 2 इमेज हैं और एक इमेज के अंदर इतनी ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड की हुई है और दूसरे इमेज के अंदर अगर कोई भी डिटेल प्रोवाइड नहीं की हुई, तो डेफिनेटली गूगल उसको पहले रैंक करेगा जिसके अंदर ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड की हुई होंगी। ठीक है, अच्छा, अगर आपको ये नहीं दिख रहा, आप अपने कंप्यूटर पर राइट क्लिक कर ले तो नजर आ जाएगा। दूसरा, मैं यहाँ पे इमेज फाइल प्रॉपर्टी एक बार मैं सर्च कर लूँ, गूगल के ऊपर कोई इमेज होगा तो वो भी दिखा देता हूँ।
एक सेकंड सिर्फ वेट करें, कोई अच्छा सा इमेज उठाता हूँ, कोई अच्छा सा ये वाला डाल, ये जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो कोई इतनी, अगर आप कंप्यूटर पे हैं तो आप लोग अपने इमेज को भी इस तरह से देख सकते हैं। यार इसको डाल देता हूँ। ये वाला सही है, ठीक है, आई होप ये वाला नजर आ रहा होगा। कोई स्टैंडर्ड इमेज साइज नहीं है, स्टैंडर्ड कोई भी साइज नहीं है। आपका इमेज का जो साइज है वो डिवाइस के मुताबिक ऑटोमेटिकली खुद चेंज होता रहता है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, जब आप राइट क्लिक करते हैं डिटेल्स में जाते हैं तो आपको ये चीजें वहां पर नजर आती हैं। ठीक है, टाइटल में बताएं इमेज क्या चीज़ है, सब्जेक्ट में थोड़ा सा इमेज को डिस्क्राइब करें। जितनी ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन अपने इमेज के बारे में देते रहेंगे गूगल को उतना ही अच्छा लगेगा और वो आपकी इमेज को क्या करेगा, रैंक करता चला जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने प्रॉपर चेंज की, उसके बाद क्या है, स्टेप 4 अपलोड यूर इमेज। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने इमेज को अपलोड करना है। स्टेप 5 एड आल्ट टैग। आल्ट टैग होता है, क्या होता है, एक सेकंड में नोट देख लूँ। आल्ट टैग ही होता है, एक मैं यहाँ से मैं इमेज अपलोड करता हूँ फॉर एग्जांपल फटाफट से। एक मैं यहाँ पे इमेज अपलोड करके आपको दिखा भी देता हूँ कि आल्ट टैग किस तरह डाल। व्हाई वी कांट चेंज पीएनजी की फाइल हम इसलिए चेंज नहीं कर सकते हैं, मुझे खुद आइडिया नहीं क्यों नहीं चेंज, मेरे ख्याल से वो विंडोज के ऑप्शंस में होता है शायद इसलिए। अच्छा एक चीज आपको बता दूं, चूचने ये चीज हो गई है, कोशिश करें कि आपके जितने भी इमेजेस हैं फॉर एग्जांपल, कोशिश करें आप जो भी इमेजेस डाल रहे हैं ना, स्टेप 0 कर देते हैं इसको। अच्छा पीएनजी की फाइल हम इसलिए चेंज नहीं कर सकते हैं कि पीएनजी की जो फाइल है वो वेब के लिए नहीं बनी होती। वेब के लिए आमतौर पे जेपीजी जेपीजी या गिफ होते हैं, बल्कि जेपीजी ही होती है आमतौर पे। अगर हम लोग बात करें कि वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा बेहतर इमेज कौन सा होता है, यानी कि सिस्टम कौन से इमेज को ज़्यादा इजीली रीड कर सकता है, वो जेपीजी होता है या जेपीईजी जो भी होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं, इनको वो ज़्यादा बेहतर तरीके से रीड कर सकता है। ठीक है, अपलोड करने को तो आप पीएनजी की फाइल को भी अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हम रीड की बात करते हैं कि वेब के ऊपर कौन वेब लैंग्वेज के अंदर ज़्यादा अच्छा इमेज किसको कंसीडर किया जाता है, तो वो जेपीजी होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक इमेज अपलोड किया है, उसके बाद हम लोग गए एडिट, उसके बाद हम लोग गए एडिट के ऊपर, ये चेंज की ऑप्शन आपको नजर आ रही है और आपके पास यहाँ पे आल टैग नजर आ रहा है और टाइटल टेक्स्ट नजर आ रहा है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे आल टैग नजर आ रहा है और टाइटल टैग नजर। आल टैग के बारे में आपको बता दूं कि हम लोगों ने स्टेप सीख किया है। आपने आल टैग क्या है, आल टैग क्या चीज है, इन्फॉर्म सर्च इंजन अबाउट योर इमेज। ठीक है, आल टैग के अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे आप उससे क्या कर रहे हैं, आप उससे सर्च इंजन को ये बताना चाह रहे हैं कि आपका इमेज किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, और आल टैग के नीचे आपको दूसरी चीज नजर आ रही है, टाइटल। टाइटल में आप क्या कर रहे हो, इन्फॉर्म फॉर्म यूर रीडर अबाउट योर इमेज। ठीक है, दूसरी चीज में क्या कर रहे हो, आप अपने यूजर को ये बताना चाह रहे हो कि इस इमेज के अंदर क्या चीज है। ठीक है, तो आपने आल टैग के अंदर प्रॉपरली अपना कीवर्ड यूज करना है कि जो भी आपका इमेज है आपने उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। टाइटल के अंदर आप अगर नहीं भी करेंगे तो ठीक है, लेकिन आल टैग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ आ गई है। उसके बाद आप इसको अपडेट कर देंगे तो इससे गूगल सर्च इंजन को पता चल जाएगा कि इस इमेज के अंदर क्या चीज है। उसके बाद वो इस इमेज को क्या कर लेगा, अपने वेबसाइट के रिजल्ट, सॉरी अपने इमेज रिजल्ट के अंदर इस इमेज को शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, बात समझ आ गई है। हमारे पास कुछ स्टेप्स थे, आपने इनको फॉलो करना है। स्टेप 1 2 3 4 5 6। अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इमेज ऐड कर रहे हैं तो ये वाले स्टेप्स आपने सारे के सारे फॉलो करने हैं, ताकि आपका जो इमेज है वो भी गूगल के ऊपर जो है वो इंडेक्स हो जाए। इंडेक्स हो जाए फिर उसके बाद टैग हो जाए। इसके अंदर मैं कुछ चीज़ भूल तो नहीं रहा हूँ, यही चीज़ें होती हैं जहाँ तक मुझे याद, हाँ यही चीज़ें होती हैं, यही चीज़ें मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर
डिटेल के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है। आर टैग क्या होता है? आर टैग सर्च इंजन के लिए होता है, आप सर्च इंजन को बता रहे हो तो कि इमेज के अंदर क्या चीज़ है। और टाइटल क्या होता है? टाइटल होता है कि आप गूगल को अपने यूजर को बता रहे होते हो कि इमेज के अंदर क्या चीज़ है। टाइटल को आप कैप्शन भी कह सकते हो, पिक्चर की कैप्शन भी कह सकते हो, ठीक है। बिल्कुल, आपने हम जितनी भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप ये सारी की सारी चीज़ें फाइवर के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आपके जो गिग है वो ज़्यादा बेहतर रैंक होगा, ठीक है। अब अगेन से हमने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें अपने फाइवर की गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपका गिग जो है वो ज़बरदस्त किस्म का रैंक हो जाएगा, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स डालें उसके अंदर, हेडिंग्स डालें उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर बोल्ड करें डाटा को, ठीक है, हाईलाइट करें, उसके इमेज को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करें, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप करेंगे तो आपका जो गिग है वो इजीली क्या हो जाएगा? रैंक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग लेंथ की इसके ऊपर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से आज हम सारे का सारा ऑन पेज एसईओ को फटाफट से खत्म कर देते हैं कि आपके कंटेंट की लेंथ क्या होनी चाहिए। अगर आप किसी भी इमेज को, फॉर एग्जांपल ये वाला एक इमेज है, ठीक है, इसको मैंने फॉर एग्जांपल ये इमेज मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर आप इसको एडिटिंग कर देंगे तो इसका जो कॉपीराइट है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, यानी कि अगर आप उसकी इनफ एडिटिंग कर देंगे तो उसका जो कॉपीराइट है खत्म हो जाएगा। यार ये कौन है? इमरान भुट्टा जो है, क्या है वो यहाँ पे लेक्चर अटेंड कर रहा है? फटाफट से बताएं। इमरान मोहम्मद इमरान भुट्टा लगातार वो मैसेज सेंड कर रहे हैं लेक्चर के दरमियान में। I place a vending machine such as मुझे ये बताएं इमरान भुट्टा, अपने क्वेश्चन को जरा यहाँ पे बताएं मुझे, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या चले यहाँ पर देख भी लेते हैं कौन है ये इमरान भुट्टा। आप लेक्चर को अटेंड करें, अगर आप लेक्चर्स को अटेंड करेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन पूछने की जहमत ही नहीं होगी। एक सेकंड के लिए हम यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इमरान भुट्टा के साथ क्या इशू चल रहा है। हेलो, माय नेम इज अपना may I speak to the person who is in charge of making business decision? Hello, my name is Are there any questions? Please provide me your script. यार प्रोवाइड किया इमरान भुट्टा, मुझे नहीं पता है किस चीज़ से रिलेटेड ऑर्डर है, किस चीज़ से रिलेटेड बात हो रही है। उसने आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट प्रोवाइड किया हुआ है, अब स्क्रिप्ट के साथ क्या करना है ये आपको पता होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड की हुई है आपके बायर ने, क्या चीज़ है मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। आपके पास की ज़्यादा डिटेल होगी, आपने शायद कोई बाय रिक्वेस्ट सेंड की है तो इसलिए वो हो रहा है। मुझे नहीं आइडिया कि किस चीज़ से रिलेटेड है जब तक मुझे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप बाय मेहरबानी बार बार तंग करना बंद करें, स्पेशली लेक्चर के दरमियान में, ठीक है। एनीवेज हम लोग वापस आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि कितना लेंथ होना चाहिए आपका कंटेंट। जरा मुझे कोई ये बताए कि आपके कंटेंट की लेंथ क्या होनी चाहिए। और अगर कोई बंदा थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करेगा तो वो इजीली बता सकता है कि आपके कंटेंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए। 500 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स, 5000 वर्ड्स या 10,000 वर्ड्स, कितने लेंथ होनी चाहिए आपके कंटेंट की? जरा फटाफट से बताएं। आप लोगों के पास 1 मिनट है, मैं इसलिए इतने इमरान भुट्टा को अलग से क्वेश्चन करता हूँ। अच्छा जी, 500 वर्ड, 300 वर्ड मैक्सिमम, फिर 500, 3000। अभी तक सही जवाब नहीं आया है, देखते हैं सही जवाब भी कोई देता है कि नहीं देता है। मैक्सिमम वर्ड्स, ठीक है, 10,000 वर्ड, 2-3 पेजेस। अच्छा जी, 3-3 वर्ड के 1,000 वर्ड। चलिए जी, मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह से डिसाइड करूंगा कि मेरे आर्टिकल की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब ये है मोर देन यूर कंप्यूटर। क्या ख्याल है, ज्यादा बेहतर जवाब नहीं है?
कि जितना कंटेंट आपके कंपटीटर ने लिखा है आपने उसको बीट करना है ना। क्या ख्याल है? आपने सर्च रिजल्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर मैं टूरिज्म इन पाकिस्तान के ऊपर अगर मैं टूरिज्म इन पाकिस्तान के ऊपर एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, ठीक है, और ये सारे के सारे लोग कौन है? ये सारे के सारे मेरे कंपटीटर हैं। अगर मैं इनको बीट करना चाहता हूँ, यानी कि अगर मैं इस बंदे की जगह पे आना चाहता हूँ, तो क्या ख्याल है मेरा कंटेंट कम से कम इसके वर्ड से ज्यादा तो होना चाहिए ना। तो ये मुझे बता रहा है कि इसने जो अपना आर्टिकल लिखा हुआ है उसके नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, थोड़ा सा आपको जूम इन करके भी दिखा देता हूँ। अगर आप कीवर्ड सर्फर यूज कर रहे हैं तो वो आपको हर वेबसाइट के साथ उनके नंबर ऑफ वर्ड्स भी बता रहा होता है। ठीक है, तो मुझे क्या कह रहा है, इस आर्टिकल के टोटल वर्ड्स कितने हैं? 1615 वर्ड हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको बीट करूं रैंकिंग के अंदर, तो क्या होना चाहिए? मेरे वर्ड जो हैं वो कम से कम 16,000, इसने 1615 लिखे हैं ना, आपके वर्ड कम से कम 1620 होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने अपने आर्टिकल के अंदर फॉर एग्जांपल सिर्फ 300 वर्ड लिख लिए हैं, तो आप ये भूल जाएं कि आपका जो कंपटीटर है आप उसको कभी बीट कर सकेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल की लेंथ कितनी चाहिए? आप लोग कुछ दिनों से काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो सबसे आसान चीज क्या है कि आप अपने कंपटीटर के देख लें कि आपके कंपटीटर ने कितने वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है। ठीक है, आप उससे ज्यादा लिख लें। अच्छा, कंटेंट की अगर आपने लेंथ चेक करनी हो, तो अगर आप एम एस वर्ड यूज करते हैं तो एम एस वर्ड के अंदर आप जितना भी टाइप कर रहे होते हैं, तो आपको वहां पर जितना भी आप लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर वो बताता रहता है कि कितने वर्ड्स का आर्टिकल हो गया है। ठीक है, कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर हैं, वगैरह वगैरह। आप एम एस वर्ड के अंदर चीज को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने जो कंपटीटर है उसके आर्टिकल को कॉपी करके एम एस वर्ड के अंदर पेस्ट करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपके आर्टिकल के अंदर तो आपके कंप्यूटर के आर्टिकल की क्या लेंथ है। ठीक है, इसी तरह दूसरा, अगर आप कीवर्ड सर्फर यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको क्या मिल जाएगी? आपको उसके अंदर ये चीज टूल्स, इस टूल से आपको पता चल जाएगा कि आपके कंपटीटर की वेबसाइट पर कितनी वर्ड लिखे हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इसका ऊपर वाली वेबसाइट है उसने तो 690। अच्छा, ये वाली चीज समझ आ गई, फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि आप करेक्टर्स को किस तरह से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड सर्फर के ऊपर भी ऑप्शन है। ठीक है, ग्रामरली अगर आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी ऑप्शन है। अगर आप एम एस वर्ड यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी ऑप्शन है। ठीक है, और उसके अगर आप गूगल डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं तो गूगल डॉक्यूमेंट के अंदर भी यहाँ पे ऑप्शन आती है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई, मूव करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि इसकी वेबसाइट जिसकी है, इसके फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ वर्ड्स कम है, ये वाली वेबसाइट ऊपर रैंक क्यों हुई है, और इसके जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो ज़्यादा है, ये वाली वेबसाइट ऊपर रैंक क्यों हुई है। ठीक है, तो इसका जो मेन चीज़ है वो ये है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ को काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग एसईओ की बात कर रहे हैं, एसईओ के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अगर आपने आर्टिकल लेंथी लिख लिया है तो आपका आर्टिकल जो वो है रैंक हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने दूसरी 10 चीजें भी तो पढ़ी हैं। ठीक है, इसकी वेबसाइट इसलिए रैंक कर रही है कि ये जो है दूसरी 10 चीजों में उससे बेहतर है। ठीक है, ये बात समझ आ गई है? हो सकता है उसने ज्यादा बेहतर कंटेंट लिखा हो, ज्यादा इंगेजिंग कंटेंट हो, ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, यूनिकनेस उसके अंदर ज्यादा हो। ठीक है, रिसर्च उसने ज्यादा बेहतर रिसर्च करके लिखा हो, उसने हेडिंग्स बेहतर ऐड की हुई हो। ठीक है, जो ये लेंथ वाली चीज है, ये तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे 10-15 चीजें पढ़ी हैं, 10-15 चीजों में से एक चीज ये है। ठीक है, इसका अर्थ मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी चीजों को इग्नोर करके सिर्फ अपने कंटेंट की लेंथ ज्यादा कर लेंगे तो आप यहाँ पे रैंक हो जाएंगे। आपने तो दूसरी चीजों को भी जहन में रखना है। अगर दूसरी चीजें आपने सही नहीं की हुई हैं, तो अगर आपके कंप्यूटर का कंटेंट 1000 वर्ड का और आपने 1 करोड़ वर्ड्स का कंटेंट लिख लिया, तो इसका अर्थ मतलब ये नहीं है कि आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक हो जाएगी। ठीक है, आपने दूसरी चीजों को भी जहन में रखना है। ठीक है, उसके अलावा दूसरी क्या चीज है, इसकी वेबसाइट इसलिए भी रैंक हो रही है क्योंकि इसकी डोमेन के अंदर .pk आया हुआ है, इसकी डोमेन के अंदर .com आया हुआ है, इसकी डोमेन के अंदर .pk आया हुआ है। तो गूगल को डेफिनेटली जब एक वेबसाइट की डोमेन के अंदर .pk नजर आएगा, तो इसका मतलब है ये पाकिस्तान की वेबसाइट है, तो इसके ऊपर ज्यादा बेहतर कंटेंट होगा। गूगल इस चीज को कंसीडर कर रहा है। ठीक है, या चलें आपसे एक एग्जांपल लेता हूँ
अगर मैं आपको कहूँ कि आपने BZU की वेबसाइट पे जाना है और आपके पास दो वेबसाइट आ रही हैं, जो bzu.edu.pk और दूसरी वेबसाइट आ रही है bzu.com, तो मुझे ये बताएं आप इन दोनों में से ज़्यादा ऑथेंटिक वेबसाइट आपको कौन सी लगेगी? डेफिनेटली आपको ये वाली लगेगी क्योंकि इसके अंदर edu आ रहा है और .pk आ रहा है, ठीक है? तो इस वेबसाइट की रैंकिंग की एक वजह ये भी हो सकती है, हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में कि आपकी एक वेबसाइट किस बेस के ऊपर रैंक हो रही है, आपको कितना बीट कर रहे हैं। अभी तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, थोड़ी सी बुनियाद बना रहे हैं, ठीक है? तो इस वेबसाइट की रैंकिंग की एक वजह ये भी हो सकती है कि इसकी डोमेन के अंदर .pk आ रहा है, ठीक है? बात समझ आ गई है? तो अगर यही चीज टूरिज्म इन पाकिस्तान जो है कोई इंडिया ही सर्च करेगा तो हो सकता है उसको वहां पर .pk वाली वेबसाइट नजर ना आए, उसको .com वाली वेबसाइट नजर आए, ठीक है? तो ये चीजें काफी सारी चीजें काउंट होती हैं, हम लोग वन बाय वन उसके ऊपर जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद क्या चीज है? उसके बाद ये है पैराग्राफ आप लोगों ने बनाना है, ठीक है? तो नंबर, एक सेकेंड, नंबर, ठीक है? आप लोगों ने अपनी कंटेंट के अंदर पैराग्राफ बना रहे हैं और कोशिश करनी है paragraph should not exceed from 200 words, ठीक है? यानी कि आप जो भी अपने आप जितनी पैराग्राफ बना रहे हैं आपने हमेशा कोशिश करनी है कि वो क्या हो, आपने कोशिश करनी है आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं हर 200 वर्ड के बाद एक पैराग्राफ होना चाहिए आपका, ठीक है? जितने छोटे छोटे पैराग्राफ बने हुए होंगे उतना ही ज्यादा आपको आपके यूजर को रीड करने में आसानी होगी, ठीक है? बात समझ आ गई है? यही चीज जो है आप लोग अपने फाइवर के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? जितने छोटे छोटे पैराग्राफ आपने बनाए हुए होंगे रीडर को रीड करने में उतनी आसानी होगी, और जब रीडर को रीड करने में आसानी होगी तो ये कंटेंट आपका क्या हो जाएगा? इंगेजिंग हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या है? लेंथ ऑफ कंटेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके कंटेंट की जो लेंथ है वो आपके सेंटेंस की लेंथ कितनी होनी चाहिए? A sentence shouldn't, यहाँ लिखें 20 वर्ड लिखे थे बेसिकली, ठीक है? यानी कि आपने छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं, ऐसा सेंटेंस ना हो कि बंदा उस सेंटेंस को पढ़ता जा रहा है जब तक आखिर में पहुंचा है तो उसको पीछे भूल ही गया कि मैं पढ़ना क्या शुरू किया था। ये बात समझ आ रही है? जितने छोटे सेंटेंस होंगे उतना ही ज्यादा आपके यूजर को रीड करने में आसानी होगी, और जब उसको रीड करने में आसानी होगी तो आपका कंटेंट क्या हो जाएगा? वो इंगेजिंग हो जाएगा। ये बात समझ आ गई है? जितने छोटे सेंटेंस उतना ही ज्यादा रीड करने में आसानी, ठीक है? उसके बाद आखिर में क्या है? अगर आप रेफरेंस वगैरह देंगे तो वो ज्यादा अच्छी बात है, फिर हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? ये था हमारा ऑन पेज एसईओ। अभी तक हमारा पूरा ऑन पेज एसईओ नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी हुआ है उसके अंदर हम लोगों ने तकरीबन कितनी चीजें पढ़ ली? हम लोगों ने कोई 15 या 20 चीजें पढ़ ली, ठीक है? 3 चीजें कल पढ़ी थी, 4 5 6 7 8, ठीक है? यहाँ पे कुछ चीजें पढ़ ली। अब आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे वो सोच रहे होंगे कि हम जब कंटेंट लिखना शुरू करेंगे तो हम इतनी सारी चीजों को जहन में किस तरह से रखेंगे? बताएं आप में से कितने ज्यादा लोग हैं ऐसे? अब मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने वाला हूँ कि ये सारी की सारी चीजें मिनटों में कैसे हो सकती हैं आपके, ठीक है? आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे जब हम कंटेंट लिख रहे हैं हम कैसे, क्या हम एक एक सेंटेंस के वर्ड्स को गिनेंगे कि क्या उसके अंदर 20 वर्ड से ज्यादा तो नहीं हो गया है? क्या हम लोग हर पैराग्राफ के वर्ड्स को गिनेंगे, कहीं 200 या 300 वर्ड से ज्यादा पैराग्राफ तो नहीं हो गया है? क्या हम लोग कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम लोगों ने 1000 वर्ड के आर्टिकल के अंदर 200 दफा कीवर्ड को तो यूज नहीं कर दिया है? क्या हमने प्रॉपरली हेडिंग्स डाली हैं या नहीं डाली हैं, ठीक है? तो उसका सबसे आसान तरीका यह है कि आपने जाना है गूगल के ऊपर, और गूगल के ऊपर जाके आपने सर्च करना है एसईओ यूज रियल टाइम, ठीक है? आप लोगों ने जाना है गूगल के ऊपर और आपने जाके गूगल के ऊपर सर्च करना है ये वाली चीज, और आपको यहाँ से मिल जाएगा एक टूल। और ये टूल क्या करेगा? ये टूल जो है, ये शुरू में ही आ रहा है, ये टूल क्या करेगा? ये टूल जो है आपके कंटेंट को बना देगा ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइज, यानी कि उन तमाम रूल्स के मुताबिक जो कि गूगल सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं, ठीक है? बात समझ आ गई है? आपने गूगल के ऊपर जाना है, और आप लोग डेफिनेटली हर बंदा परेशान होगा
कि आखिर हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ ली हैं, कंटेंट एंगेजिंग होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए, कीवर्ड इतनी दफ़ा हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे गूगल हमें ब्लॉक कर देगा, हमारा इमेज ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए, हमारे सेंटेंस जो है वो इतने होने चाहिए, ठीक है? काफ़ी कुछ हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है गूगल के ऊपर, लिखना है रियल टाइम, आपके पास ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे आपने अपने आर्टिकल को कॉपी पेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई आर्टिकल लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक आर्टिकल लिखा हुआ था, यहाँ से मैं एक आर्टिकल उठाता हूँ, अभी सही सही से उठ जाए, ठीक है? यहाँ पे मैं छोटा सा आर्टिकल उठाता हूँ, यहाँ से मैंने एक आर्टिकल उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है? समझे, आप अपने क्लाइंट के लिए लिख रहे हैं, अपने ब्लॉग के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं, आपने क्या किया, इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। फॉर एग्जाम्पल आपने इतना आर्टिकल लिख लिया, ठीक है? और आपका जो कीवर्ड है, आप जिस कीवर्ड के ऊपर आपके क्लाइंट ने आपको कहा है कि आपने आर्टिकल लिखना है, आप क्या करोगे, फोकस कीवर्ड के अंदर उस कीवर्ड को लिखोगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तो आप लोग यहाँ पे देखें, पहले यहाँ पे क्या वर्ड है, यहाँ पे जो पहले नजर आ रहा था हमारे पास बटन, वो ग्रे नजर आ रहा था, ठीक है? लेकिन जैसे ही मैंने अपना कीवर्ड लिखा है, तो जो ये हमारे पास क्या कहते हैं इसको, बटन है, ये रेड कलर का हो गया। हमने क्या करना है, हमने इसको ग्रीन करना है। जब तक हमारा ये बटन ग्रीन नहीं होगा, हमारा जो आर्टिकल है वो एसईओ के रूल्स के मुताबिक नहीं होगा, ठीक है? तो अब मुझे क्या पता चलेगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी क्या क्या गलती है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा और यहाँ पर ये सारी की सारी गलतियों को ठीक करना शुरू कर दूंगा, ठीक है? सबसे पहले मुझे क्या कह रहा है, सबसे पहले मुझे बता रहा है कि आपके आर्टिकल के अंदर सिर्फ 81 वर्ड्स हैं, जब तक वो 300 वर्ड्स नहीं होंगे आपका आर्टिकल उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है सर्च इंजन। तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर इसको फॉर एग्जांपल 300 वर्ड्स कर देता हूँ। जैसे मैंने 300 वर्ड्स किए हैं, तो आप लोग नोट करें, जो वो वाला पहले वाला एरर था वो यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है? दूसरी क्या चीज बता रहा है, वो कह रहा है कीवर्ड डेंसिटी जो है वो आपकी 4.9% है, यानी कि आपने इस आर्टिकल के अंदर बहुत यानी कि 300 वर्ड का आर्टिकल है और आपने कीवर्ड को कितनी दफा यूज किया है, इसको मजीद मैं बोल्ड बड़ा करके दिखाता हूँ। क्या बता रहा है मुझे, कीवर्ड डेंसिटी कितनी है, 4.9 है, जबकि वो कह रहा है कि आप जो है कीवर्ड डेंसिटी जो है वो आपकी मैक्सिमम जो है वो 2.5 होनी चाहिए, ठीक है? यानी कि वो कह रहे हैं कि आपके आर्टिकल के अंदर 16 टाइम्स कीवर्ड यूज हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से अपने कीवर्ड्स को रिमूव कर लूंगा, उसकी जगह मैं क्या करूंगा, रिलेटेड कीवर्ड जो है उनको ऐड करना शुरू कर दूंगा, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने इन चीजों को वन बाय वन ठीक करते जाना है, ठीक है? मेटा डिस्क्रिप्शन की बात करें, मेटा डिस्क्रिप्शन मैंने डाली नहीं है, ना ही मैंने टाइटल डाला है, तो मुझे वो बता रहा है, ठीक है? वो बता रहा है टाइटल के अंदर कीवर्ड नजर नहीं आ रहा है, वो बता रहा है आपने कोई इमेज ऐड नहीं किया, ठीक है? वो कह रहा है फिलहाल इतनी चीजों को देख लेते हैं। तो आप इन चीजों को ठीक करते चले जाएंगे और आपका जो यहाँ पे बटन है, जो कि आपको रेड नजर आ रहा है, ये क्या होता जाएगा, ग्रीन होता चला जाएगा। तो क्या ख्याल है, इस टूल के जरिए हम इजीली कर नहीं सकते हैं अपने आर्टिकल को एसईओ एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? ठीक है, हम इसको इजीली एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं, ठीक है? अब मजीद वो मुझे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे नोट करें, मजीद अगर हम लोग नीचे आए तो मुझे बता रहा है कि कंटेंट इंगेजिंग नहीं है। वो कह रहा है कि आपने जितने भी सेंटेंस लिखे हैं वो सारे के सारे 20 वर्ड से ज्यादा हैं, तो आप इसको छोटा लाएं, ठीक है? वो कह रहा है कि आपने कोई हेडिंग, ये सब हेडिंग वगैरह नहीं डाली हुई है, तो आप उसको ठीक करें, ठीक है? तो ये टूल बहुत इजीली आपके कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली बना देगा। तो ठीक है, तो आप इस टूल को प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप करना चाहें अपने कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली करने के लिए। तो यहाँ पे मैं स्टेप्स आपके साथ लिख रहा हूँ, जरा इसको फॉलो करें अगर आप लोग अपने ब्लॉग के लिए कंटेंट लिख रहे हैं। स्टेप 1, राइट आर्टिकल in MS Word. Step 2, check grammar mistakes through Grammarly tool. Step 3, use SEO use to make your content SEO friendly. Step 4, copy and paste your content in Notepad. Step 5,
copy and paste your content from notepad to ब्लॉगर। ठीक है, अब आपने फ्यूचर के अंदर जब भी कोई ब्लॉगर के ऊपर पोस्ट करनी है तो ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं। कल कोई बंदा पूछ रहा था ना कि हम लोग एमएस वर्ड से जब ब्लॉगर के ऊपर लेके जाते हैं तो हमारा कंटेंट जो है वो खराब हो जाता है, उसकी फॉर्मेटिंग खराब हो जाती है। तो वो इसलिए होती है कि वो एमएस वर्ड की फॉर्मेटिंग। तो अगर आप अपने कंटेंट को एमएस वर्ड के बाद कॉपी पेस्ट करने के बाद अगर आप नोट पैड के अंदर लेके जाएंगे और नोट पैड से जब आप एम ब्लॉगर के ऊपर लेकर जाएंगे तो जो फॉर्मेटिंग है वो खराब नहीं होगी। ये बात समझ आ गई है? कल किसी ने यहाँ पे क्वेश्चन किया था, किसने किया था? वो है यहाँ पे मौजूद? किसने कहा था कि एम एस वर्ड से अपने कंटेंट को कॉपी पेस्ट करते हैं ब्लॉगर के अंदर तो उसकी फॉर्मेटिंग खराब हो जाती है? वो इसलिए खराब हो रही होती है क्योंकि वो एमएस वर्ड की फॉर्मेटिंग होती है। ठीक है, हम लोग नोट पैड के अंदर इसलिए कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ताकि एमएस वर्ड की जो फॉर्मेटिंग है वो सारी की सारी खत्म हो जाए और आपका कंटेंट जो है वो इस तरह से बगैर फॉर्मेटिंग का है। जब वो बगैर फॉर्मेटिंग अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, चले मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ फटाफट से कि हम लोग एमएस वर्ड के अंदर क्यों कर रहे हैं। कोई आर्टिकल खड़ा है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये आर्टिकल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर लेता हूँ, एमएस वर्ड इधर कर लेता हूँ, मैं इसको अगर यहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगा ना यहाँ ब्लॉगर के अंदर तो ये इस तरह से फॉर्मेटिंग लेकर चला गया। ठीक है, इनके एमएस की जो एमएस वर्ड की जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पर लेके चला गया, जबकि ब्लॉगर की फॉर्मेटिंग दूसरी। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको कॉपी पेस्ट करूंगा नोट पैड के अंदर, नोट पैड के अंदर कॉपी से फिर कॉपी पेस्ट करूंगा जब यहाँ पर, तो उससे क्या होगा, मेरी जो फॉर्मेटिंग है वो फिर प्रॉपर हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं इसको यहाँ पर इसकी हेडिंग वगैरह डाल सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको नोट पैड के अंदर पहले कॉपी पेस्ट किया। किसकी बैटरी खत्म हो रही है? चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे लेक्चर खत्म करते हैं। हमारे लेक्चर जो है कब तक अभी हो गए, स्टेप 5 में वो आईटी को बिल्कुल स्टेप 5 आपने ब्लॉगर के अंदर लेके नहीं जाना है। अगर आप जो है ये कंटेंट अगर आप अपने क्लाइंट के लिए लिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपने फिर ब्लॉगर के अंदर नहीं लेके जाना है, आपने फिर एमएस वर्ड के अंदर ही कॉपी पेस्ट करके उसको दे देना है। ठीक है, आप इसको एसईओ चेक करेंगे, फिर उसका आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे क्या कहते हैं एमएस वर्ड के अंदर, फिर आप अपने एमएस की जो फाइल है वो अपने क्लाइंट को डिलीवर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपना लेक्चर खत्म करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है, रिजवान अली ने पोस्ट किया, जरा चेक करते हैं इन्होंने क्या पोस्ट की है, फिर उसका हम लोग लेक्चर खत्म करते हैं। अच्छा, अगेन से मैंने तो आपको ही पढ़ा दिया, आपको ये सब चीज़ें जब तक समझ में नहीं आएंगी जब तक आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने अपने क्या कहते हैं स्कूल कॉलेज में भी पढ़ा होगा कि जब तक एक चीज़ प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं आपको वो चीज़ समझ नहीं आती। ठीक है, तो जब तक आप इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी कि आप क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने क्या करना है, अपनी अटेंडेंस लगाना नहीं भूलना है, वरना आप बाद में कहेंगे कि हमें क्यों ग्रुप से निकाल दिया। नहीं, फिर आप लोग बाद में कहेंगे मुझे क्यों निकाला। ठीक है, तो आपको इसलिए निकाला हुआ कि आप अपनी अटेंडेंस वगैरह सही से नहीं लगा रहे होंगे। बिल्कुल, हेडिंग वगैरह जो है सब कुछ आपने ब्लॉगर के ऊपर ठीक करनी है। ठीक है, तो हम लोग अपने लेक्चर को यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। अगर आपको नींद आ रही है लेक्चर सुनते हुए तो इसका मतलब ये है कि आप इंटरेस्टिंग नहीं है कोई चीज़ सुनने में। मैंने तो बहुत कोशिश की है कि लेक्चर जरा इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, एनीवेज हम लोग कल मिलते हैं। क्वेश्चन की मैं एक पोस्ट यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा और अपनी अटेंडेंस लगा लें। अच्छा, आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग इसको लाइक भी कर दें पोस्ट को, ताकि हमारे पास डबल क्या कहते हैं कंफर्मेशन हो जाए कि आप लोगों ने ये लेक्चर जो है वो अटेंड किया है। ठीक है, जब आप लोग लाइक कर लेते हैं तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन आता रहता है कि स्टूडेंट जो है वो लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों से मुलाकात होती है कल, और कल हम लोग जो है टेक्निकल एसईओ जो ऑन पेज का हिस्सा है उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप लोगों की यहाँ पे असाइनमेंट ये भी है कि आपने ये बताना है कि हम लोगों ने जो यहाँ पर आज चीज़ सीखी है हम लोग इससे रिलेटेड कितने गिग्स लगा सकते हैं, कौन कौन सा गिग लगा सकते हैं। आप कम से कम 5 गिग लगा सकते हैं। जो मैंने आपको ऑन पेज एसईओ सिखाई है ना, इससे आप कम से कम 5 गिग लगा सकते हैं। आप लोग ये असाइनमेंट ये है कि आपने सोच के आना है कल कि आप किस किस टाइप का गिग लगा सकते हैं जो चीज़ हम लोगों ने आज और कल सीखी है इससे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।